तो बच्चों ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कई बच्चे जो बायो ग्रुप में आते हैं मैथ्स छोड़कर कि मैथ्स ना लेनी पड़े, तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए लगती है, वो आपको आनी ज़रूरी है। अगर एक फिजिक्स एक अच्छी कार है तो उसका जो मेन इंजन है वो बेसिक मैथ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स है। तो हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं और इसको आप ध्यान से समझिएगा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आगे। चलिए, तो ये सबसे पहले देखते हैं पावर रूल। अगर दो बेसेस हैं आपस में, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये बेसिस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। तो यहाँ देखिए 3 प्लस 4 जोड़ दिए 2 की पावर 7 हो गया। केवल कोई भी बेसिस सेम है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, यही ले लेते हैं, जैसे रखा 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 2/5 सपोज करिए। तो आप क्या करेंगे, 3 रखेंगे, बेस सेम हो गई, और पावर आपस में ऐड कर देंगे। ये पावर देखिए ऐड कर दी। अब यहाँ पर एलसीएम लेने जाएंगे तो 15 एलसीएम आ जाएगा, और 3 पचे 15 और 3 दुआई 6। तो ये वैल्यू हो गई, ये टोटल वैल्यू हो गई 3 की पावर 11/15। इस तरीके से ये करेंगे तो ये आपको अंदाजा होगा, लेकिन फिर भी आपको याद दिला रहा हूं। फिर अगर a की पावर m है और फिर उसकी पावर n है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहां मल्टीप्लाई मत करिएगा, बेसिस सेम है, ये टोटल वैल्यू की पावर m है, तो a की पावर m इंटू n यहां पर आ जाता है। तो ये 2 की पावर 3 और पावर 4, तो 3 इंटू 4 यानी 2 की पावर 12 हो जाएगा। फर्क समझते रहिएगा दोनों का, है ना। आगे अगर a की पावर m है, a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। आपको ये पता ही है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं कि मान लीजिए कहीं लिखा है 3 की पावर 5 और नीचे लिखा है 3 की पावर 2, तो आपको ये मालूम ही है कि 3 की पावर 5 तो ऐसे ही लिखा है, इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर -2 हो जाएगा। अब आप जानते हैं बेसिस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, तो 3 की पावर 5 - 2 यानी 3 की पावर 3 हो गया। ठीक। अब इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये दोनों सेम बेसिस नहीं है, ये है 3 की पावर 5 और ये नीचे है 2 की पावर 2। तब आप इसको इतना तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके आगे कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे आप, मतलब ये कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। फिर आगे पावर का कोई भी रूल, क्योंकि बेसिस डिफरेंट है, कोई रूल लगता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो आपके काम आएंगी, और ये जो मैंने बताया आपको समझा ही दिया, तो समझ गए आप। अब a की पावर m एंड b की पावर m, यहां देखिए पावर सेम है, पावर सेम है, बेसिस अलग है। a और b को मिलने बेसिस, तो a b की पावर m हो जाता है। जैसे यहां बात की जाए 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, तो 2 इंटू 5 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3 हो गई। बेस सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लो, यहीं पे ले लेता हूं मैं। मान लीजिए कहीं किसी का भी कोई एग्जाम्पल ले लो, मान लो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये सेम क्वांटिटी है, तो ये क्या कर सकते हैं आप, 3 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी आता हो, 225। ठीक है। अब यहां पर 1/a की पावर n, तो ऊपर जाता है तो a की पावर -n हो जाता है। इसको भी आप जानते हैं, लेकिन जस्ट दिमाग में रखें। 1/2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर -3 यहां हो जाता है। तो ये पावर रूल्स हैं जो आपको बेसिक किसी भी कंडीशन में यहां पता होने चाहिए। कुछ फोकस कराने की बात है, इसे बच्चे गलती ना कर दें। अब 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5 है जैसे, तो ये बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 8 हो जाएगी। और 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 है अगर, तो ये बेस कुछ नहीं ऐड होगा। देखिए यहां पर ये प्लस है, ये 10 की पावर 2 का मतलब 100 और 10 की पावर 3 का मतलब 1000, ये टोटल वैल्यू 1100 आएगी। तो इन दोनों में फर्क ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। प्लस में पावर का कोई ऑपरेशन बैठेगा नहीं। और अगर कहीं जैसे ये आपके यहाँ बहुत कैलकुलेशन में आता है ना, तो ये कैलकुलेशन में हमेशा, जैसे यहाँ लिखा समझाता हूँ, फिर आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा। 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 5, तो आप जैसे ये लिखने को मैंने लिखा 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और 10 की पावर -5 ऊपर गया, फिर सारी पावर्स जोड़ दी। अब इसको फटाफट करना हो तो
कैसे करते हैं, फिर से एक लिख रहे हैं, मान लीजिए 10 की पावर 2, 10 की पावर -3 और यहाँ लिख दिए 10 की पावर 8 और एक और लिख देते हैं 10 की पावर -9, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर इसको आपने लिखा 10 और पावर, ये देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि पावर से ऐड हो जाएंगी, तो 2 - 3 और ये पावर ऊपर जाएगी तो -8 हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी सीधे। तो ये कितना हो गया, 9 2 11 और 11 में से 11 चले गए तो 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 होता है 1, आगे देखेंगे। इस तरह से पावर रूल का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेशन में हेल्प ले सकते हैं। आप क्या कई बार ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कैलकुलेशन फंस जाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2.1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 6 इंटू 6.34 इंटू 10 की पावर 7 और इंटू 10 की पावर -9, ऐसे करके मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है ना, वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे पहला काम ये करना होता है इन कैलकुलेशंस में कि जो 10 की पावर्स आपको दिख रही हैं उनको किनारे लगा लो पहले, मतलब एक तरफ कर लो, तो ये चीजें आसान होती हैं। फिर जो गिनती है उसमें से भी 10 की पावर निकाल सकते हो तो वो भी निकाल लो। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये जितनी 10 की पावर्स थी पहले मैं निपटा देता हूं। ये लिखा मैंने 2.1 इंटू 3 6 इंटू 6.34 और यहां पर ये -2, ये कैलकुलेट आप सीधे कर सकते हैं। -2 में -9 जोड़ा तो -11 और ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस को हो जाएगा, तो -11 और -7 तो -18। ये देखिए पहले से कितना हल्का हो गया। अब यहां पे देखिए 30 से ये 2 कट रहा है ना। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ऊपर वैल्यू आ गई 2.1 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 12.68 इंटू 10 की पावर -8। अब देखिए नीचे 12 है, ऊपर 2.1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 1.2 लेके दोनों का उड़ा सकते हैं डेसिमल, इससे आसानी होगी आपको। आप मेरी बात समझ पाए? इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर खट से लिखना चाहें तो दोनों तरफ से हटाएं डेसिमल, या मैं क्या कर रहा हूं, ये 2.1 लिखा है और इसको लिख दीजिए 1.268 इंटू, ये ऊपर था 10 की पावर -8 और यहां पर आपने ये एक और उधर शिफ्ट कर दिया तो 10 की पावर 1 आपका वैल्यू आ गई। भाई 10 से मल्टीप्लाई करो 12.6 से आ जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर कितना था, 18 था, सॉरी, तो ये 18 में ये 19 हो जाएगा। देखिए 2.1 और 1.268 को 1.3 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो और 10 की पावर -19। अब देखिए 2.1 को 1.3 से डिवाइड करिए और आंसर ले लीजिए। करना ही चाहे तो दोनों का डेसिमल हटा दीजिए, कोई इसमें देखिए बड़ी बात नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग कैलकुलेट करने में थोड़ी घबराहट फील कर देते हैं। ये 21 है और 13 से डिवाइड करना है, 13 × 13 तो ये बचा 7 × 8 पॉइंट लगाया 0, 13 × 5 = 65, 4 बार चला जाएगा ये, तो 4 × 3 = 12 का 2 हासिल लगाया 1, 4 × 1 = 4 और कितना आया था 1, अभी 4 नहीं तो 6 × 3 = 18, 6 बार चला जाएगा, 6 × 3 = 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 × 6 = 1, 7, तो 1.6, तो वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये देखिए ये जो कैलकुलेशन था इसको आप यहां तक करके ले आए। ये बहुत जगह आपके काम आएगा, इसीलिए मतलब ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आप कनेक्ट कर सकें कि ऐसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कई बच्चे सब सीखे रहते हैं लेकिन कैलकुलेशन ही नहीं बनता उनका, तो उनको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आप तक पहुंची होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कहीं a की पावर n लिखा हुआ है = b, तो a = b की पावर हमारे n हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल जो लिखा हो तो अपनी जगह है। अगर मैं यहां पर बात करूं x की, कहीं आ जाएगा आपके पास x³ = 7 सपोज, तो यहां क्या करेंगे, x = 7 की पावर 1/3 लिख देंगे। अगर वैल्यू निकल रही तो ठीक, नहीं निकल रही तो छोड़ देंगे। यहां क्योंकि 8 थी, ये देखिए x³ = 8, तो x की पावर 8 का पावर 1/3 लिखा है, जो कि ये 2 की पावर 3 होती है, तो 3 और 1/3 मल्टीप्लाई किया तो 2 आंसर आ गया। तो ये यहां से a की पावर n वाली कहानी।
इसी तरह a की पावर हाफ बराबर 2 है, तो इधर जाएगा तो इसका उल्टा आता है। देखिए ये 3 था तो 1/3, तो 1/2 है तो पलट दो 2 आ जाएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल रखो, मतलब अगर कहीं पर x की पावर 3 रखा है और यहां लिखा है 4, तो आप x क्या निकालोगे 4 और इसको 1/3 कर दोगे उल्टा, और कहीं पर लिखा है x की पावर 1/6 बराबर 10, तो x की वैल्यू इसका उल्टा यानी 10 की पावर 6। ऐसे सिंपल तरीके से याद रखो जो तुम्हारे दिमाग में तुम्हें सवालों को सॉल्व करने में सहूलियत प्रदान करे। ठीक है, ये तरीका अपनाइए आप इसका। ये जहां से 1/3 है तो पावर 3 लगा दो, खत्म खेल। यहां पर अब देखिए कुछ स्क्वायर रूट्स का जो सिंबल होता है ये रेडिकल साइन होता है, ये कौन सा रूट ले रहे हैं आप। तो नॉर्मली हम लोग जब लिखते हैं ऐसे करके ऐसे x, तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम x की पावर हाफ ही समझते हैं। अदरवाइज अगर प्रिसाइजली लिखना हो तो यहाँ 2 लिखना चाहिए। तो जितनी गिनती लिखी जाती है वो अपॉन के नीचे आती है। अगर हम लिख देंगे 3 तो इसका मतलब है x की पावर 1/3। अगर हम लिख देंगे n तो इसका मतलब है x की पावर 1/n, ये 1/n है, ये 1/n है। बात समझे आप? तो ये जो साइन लगा है इसे बोलते हैं मैथमेटिक्स में रेडिकल साइन, और इसके आगे जो लगता है वो रूट वाले टर्म होते हैं। तो ना लिखा हो तो हम 1/2 समझते हैं, लिखा हो तो ठीक ही है, बाकी आप जान ही रहे हैं जो मैंने आपको बताया। तो स्क्वायर जैसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x या क्यूब रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x। और इसी तरीके से मान लीजिए ये कोई कैलकुलेशन आ जाए x स्क्वायर इंटू रूट x, तो अब यहां पर देखिए कि अगर कहीं पर ये जैसे लिखा है x स्क्वायर इंटू रूट x, तो इसको लिख सकते हो x स्क्वायर और x रूट x का मतलब x की पावर हाफ, बेसिस सेम हो गए तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये 4 1 5/2 वैल्यू आ गई। ये आपका कैलकुलेशन में आपकी आसानी होगी। इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। और x क्यूब अपॉन रूट x, तो यहाँ क्यूब और ये आधा आएगा, माइनस कर देंगे ऊपर तो 5/2 आ जाएगा। ये जस्ट टू रिवाइज दैट कि आपके दिमाग में छोटी छोटी चीजें बैठ जाए। अब इन जनरल क्या होता है, a की पावर m/n हो तो रूट n 1/n को ऐसे समझा जा सकता है। देखिए ये जैसे लिखा है a की पावर m/n, तो इसको a की पावर 1/n इंटू m समझ सकते हो। तो अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये रूट n हो गया और इसकी पावर m हो गई। अच्छा, इसको उसका उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब इसको a की पावर m/n को पहले a की पावर m ले लो फिर 1/1 ले लो, तो भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। मैथ्स और फिजिक्स काफी लॉजिकल है अगर उसको सही ढंग से आप रास्ता अपनाएं। जैसे यहां पे एग्जाम्पल लिया है, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूं। अब इसमें देखिए 4 की पावर 3/2 है ना, तो ये 4 की पावर 3/2 एक बार क्या करिए 1/रूट पहले ले लीजिए, ये 2 आ जाएगा। 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। दूसरी बार हम क्या करते हैं, 4 क्यूब पहले ले लेते हैं और फिर 1/2 लेते हैं, तो 4 चौक 16 चौके 64 का स्क्वायर रूट विच इज अगेन 8। तो देखिए ये आंसर और ये आंसर एक ही है, तो घबराने की बात नहीं रहती, बस ट्रीटमेंट तमीज से करना होगा। इन जनरल a एंड b अगर पॉजिटिव है तो आप √a √b को √ab लिख सकते हैं, ये तब वैलिड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात आपके जहन में दिमाग तक पहुंची है। अब आगे पावर रूल की बात करते हैं हम लोग। तो पावर रूल में क्या है कि कुछ वैल्यूज लिखेंगे, मतलब पावर रूल का मतलब कि किसकी वैल्यू अगर मैं 0 ऐसे लिखूं तो ये 1 होता है, ये पावर रूल की बात कर रहे हैं। तो 0 पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर, यानी ये नॉन जीरो नंबर हो तो 1 हो जाता है। किसी का भी पावर आप लगा देंगे 0 एक्सेप्ट देन 0 तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि हम 0 की पावर 0 लगा दें और इसको 1 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। ये इनडिटर्मिनेट क्वांटिटीज होती हैं, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटीज। ऐसा मोटे तौर पे समझ लीजिए कि इनकी वैल्यूज नोन नहीं है, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेशन नहीं हो पाया, ऐसा मोटे तौर पे समझ आ सकता है। तो 0 की पावर 0 1 नहीं होता, तो ये ना रखिएगा। बाकी 0 के अलावा कोई गिनती हो, इन्फिनिटी भी ना हो, तो रियल नंबर कोई हो
तो यहाँ पर 2 की ये वैल्यू सब 1 आ जाएगी। x की पावर 0 1, e की पावर 0 1, 1 अपॉन x 0 1, 3 की पावर 0 1। तो किसी की भी पावर अगर 0 है तो 1 आने वाली है, अगर कोई अदर देन 0 एंड इन्फिनिटी है तो। दूसरा कुछ एग्जांपल्स, अब x की पावर 0 अगर है तो इसको, और x 0 ना हो, है ना, तो ये वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी। ये ध्यान रखिएगा, अगर x बराबर 0 को इन्फिनिटी तभी लिख पाएंगे इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाता है 0/0 तो फिर से ये इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज बन जाती हैं। इनडिटरमिनेट मतलब इसका वैल्यू नहीं पता है। 0/0 को ना 1 लिखिएगा, 0/0 को ना 0 लिखिएगा, 0/0 को ना इन्फिनिटी लिखिएगा, ये नहीं होता है। ये सब कहानी इनडिटरमिनेट में जाएगी, ठीक है। उम्मीद है समझे होंगे। अब ये आ जाता है x की पावर 0 इक्वल टू 1 अगर x 0 नहीं है तो। दूसरा x की पावर इन्फिनिटी, अगर x 1 से बड़ा है तो उसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, और 1 से छोटा वाला भी लिया होगा शायद। अगर 0 और 1 के बीच है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जो गिनती 0-1 के बीच होती है फ्रैक्शन, जैसे हाफ नंबर, तो हाफ को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उतना छोटा होता चला जाता है। भाई हाफ है, अब हाफ को हमने हाफ इंटू हाफ कर दिया, ये देखिए 1/4 हो गया, इससे छोटा। अगर फिर हमने इसको 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर दिया तो ये 1/8 है, इससे भी छोटा। तो जितने बार आप मल्टीप्लाई करते जाओगे फ्रैक्शनल क्वांटिटीज को, उतनी छोटी होती चली जाती हैं, तो छोटी होते होते 0 के करीब पहुंच जाती हैं, और बड़ी है तो इन्फिनिटी के करीब पहुंच जाएगी। 0/x है और x की वैल्यू 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसे आप 0 यहां पर लिख देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की हैं। अब डेसिमल रूल तो आप जानते हैं, बस मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि अगर कोई गिनती आपने लिखी है, डेसिमल अगर लेफ्ट की तरफ बढ़ा रहे हैं आप, तो 10 की पॉजिटिव पावर इंक्रीज करेंगे आप। जैसे लिखा है 24 to 43, तो इसको आप लिखेंगे 24.3, एक खसकाया है तो 10 की पावर 1 लगा देंगे। अगर एक और खसका दें 2.43, तो 2 बार खिसकाया है तो 10 की पावर 2 लगा देंगे। अगर 0.243 है तो 10 की पावर 3 लगा देंगे। मतलब इधर खिसकाएंगे डेसिमल तो x की पॉजिटिव पावर 1 2 3 4 बढ़ाएंगे, और इसी का उल्टा अगर इधर चलेंगे आप डेसिमल तो 10 की जो नेगेटिव पावर है उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने का मतलब -1 है तो -2 कर देंगे, इस तरह से इसको भी बढ़ाएंगे, निगेटिव वाली ये पॉजिटिव वाली। तो अगर यहां पे लिखा है 2.43 और इसको डेसिमल खिसका रहे हो तो 24.3 लिख रहे हो, तो यहां 10 की पावर -1 लिखना पड़ेगा। ये देखिए 10 की पावर माइनस निगेटिव वाली बढ़ा दी। अब इसको और खिसका रहे हो 243 लिख रहे हो तो 2 खिसकाया है डेसिमल, तो 10 की पावर -2। ये आप जानते हैं, बस जस्ट टू रिवाइज दैट, वही बात यहाँ लिखी है। तो उसको मैं बहुत ठहराव देके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये निश्चित तौर पे आपको आती ही होगी, ऐसा हो नहीं सकता ना आती हो। कुछ वैल्यूज आप जरूर याद करके रखिए, ये जगह जगह कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगी। जैसे √2 1.414, √3 1.732, √5 2.32, √10 3.16। इसको अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर भी कई जगह अप्रोक्सीमेशन में मान लिया जाता है। किसको? √10 को। यानी कहीं समझ में आई बात ना, कहीं पाई स्क्वायर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं कई जगह पर। पाई 3.14, पाई स्क्वायर होता है 9.86, करीब करीब 10 ले लिया जाता है। ई की वैल्यू जो आप ये कैलकुलस में ई जो यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल वाला, उसकी अप्रोक्सीमेट फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, रैशनल नंबर नहीं होता है, रैशनल होता है, 2.71 के आसपास रहती है। उम्मीद है ये भी पकड़ा है बात। और 1/√2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह इस्तेमाल होगा। 0.707, 0.707। क्यों? क्योंकि फट से आपका रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पर ये एक्चुअली ये 11th में भी कई जगह पड़ेगा, 12th में भी, जैसे AC पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट वगैरह, तो उसमें ये वैल्यूज काफी आती हैं, याद रहेगा तो फट से निकल आएगा। अब जैसे लिखा है यार 12, इसको √4√3 लिख सकते हो। 4 का रूट हमको मालूम रहता है 2, तो 2√3 की वैल्यू रख दी 1.732, है ना। तब आप निकाल पाओगे। जैसे ऊपर वाला ही कोई भी एग्जांपल ले लिए, √20 ले लेते हैं, √30 लेंगे तो
मिलेगा नहीं, क्योंकि रूट 30 में 2 × 15 हो जाएगा, तो हमको 50 ले लेते हैं, 50 मिलेगा। तो रूट 50 ले लेते हैं, तो रूट 50 को क्या लिख सकते हो, 2 × 25। अब ये 25 हमें मालूम है 5 का स्क्वायर होता है ना, ये फट से पहचानना होगा, पहचान लोगे ही। ये आ जाएगा 5√2। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414, अगर पूरी निकालनी तो पूरी, वरना अप्रोक्सीमेशन चलेगा। अब ये क्या करना है, 1.41 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कर दो, 5 चौक 20, 2 5 × 5 2 7, 5 चौक 20 2 22, 2 5 × 5 2 7, 1 2 3 1 2 3, तो 7.270 ये वैल्यू हो गई इसकी। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वरना यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने बताया। तो इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता थोड़ी पड़ सकती है, जो आप कर ही लेंगे ऐसा मान के चल रहे हैं। अब आती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो ax² + bx + c = 0, और ये हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो 2 हो सकती है इसके अंदर क्वाड्रेटिक में, और इसका जो कोफिशिएंट a होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो निपट ही जाएगा, तो बचेगा कहाँ। तो ये x की पावर मैक्सिमम पावर 2 तक जाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ x = 2। अब इसका जो फॉर्मूले से आप निकालते हो, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो x = -b + -√b² - 4ac/2a, इस वाले टर्म को बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं ना भी याद रखें तो क्या करता है ये पता होना चाहिए। तो यहां पर अभी हम इसकी बात करेंगे। अगर ये अंदर का डिस्क्रिमिनेंट जो है या v² - 4ac अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है तो 2 रियल वैल्यूज आती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, गिनती आ जाएंगी। और अगर ये लेस देन 0 होता है तो ये इमेजिनरी रूट्स आते हैं, जो फिजिक्स में हमारी 11th-12th की फिजिक्स में काम, मतलब बोर्ड्स लेवल पे, इस पे लेवल पे काम नहीं होगा, और वैसे भी नहीं होगा। नीट जेई भी देंगे, जेई मेंस की बात करें तो बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है फिजिक्स में इन नंबर्स का, इमेजिनरी नंबर्स का। बाकी अब जेई एडवांस की तो बात अलग है, वहां हो गई। तो सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। सम ऑफ रूट्स का मतलब है इनकी जो आंसर्स हैं, तो क्योंकि जितनी पावर मैक्सिमम रहती है उतने ही मैक्सिमम सॉल्यूशंस रहते हैं। तो 2 तो आंसर 2 आएंगे मैक्सिमम, हो सकता है ओवरलैप भी कर जाए, हो सकता है रियल नंबर ना भी आए, लेकिन आएंगे ज्यादा ज्यादा तो 2। तो उन 2 का सम होता है -b/a। इसको आप अल्फा + बीटा के नाम से पढ़े हो सकता है ना। ये पढ़ते हैं अल्फा × बीटा। अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं, तो इसे बोलते हैं -b/a, और दोनों का प्रोडक्ट अल्फा × बीटा तो c/a, 2 वैल्यूज का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी। अभी एक फार्मूला है, लेकिन एक मैं सिंपल कोई इक्वेशन बना के कोशिश करता हूं कि इसको सॉल्व करने की, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। जिससे कि कम से कम फार्मूला लगाना आप लगा तो लेते ही होंगे, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड दैट, कहां पर है स्लाइड। अब यहां पर अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दें, मान लीजिए लिख दिया 2x², मैं ऐसी वैल्यू लिखी जिसके रियल नंबर आ जाए, ये मैं सोच रहा हूं, +3x - 5 = 0। b² - 4ac पॉजिटिव आ जाएगा। ac में से एक हमने माइनस कर दिया, सेट हो गया। अब जानते हैं कि यहाँ पर आप सॉल्यूशन के तौर पे फॉर्मूला, एक तो होता है फैक्टर करके सॉल्व कीजिए, और दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग लगाना सीख रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब इस फॉर्मूले को यहाँ लगाने जाएंगे तो ये इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। कई बच्चे डरते हैं, डरने की जरूरत थोड़ी रहती। तो ये देखिए a कितना है 2, और ये b कितना है 3, और c कितना है -5। 5 नहीं, -5, ये प्लस था ना, ये -5। तो -b का मतलब हो गया, -b का मतलब 3, b² का मतलब 3 का स्क्वायर, a कितना है 2, c कितना है -5/2a, a कितना है 2। तो -3 + माइनस ये हो गया 9, और ये प्लस हो जाएगा, 4 2 8 75 40। तो 4 -3 ± 49/4। अब यहां पर एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे आप, ये पॉजिटिव, तो ये आंसर क्या जाता है -3 + 7, 49 का रूट होता है 7,
और ये वैल्यू हो गई 4। ये वैल्यू कितनी आई 4/4 विच इज 1। निगेटिव एक बार लेंगे तो -3 और -7/4 तो -10/4 या -2/2 -5/2 -5/2। तो ये आपके आंसर आ गए। अब देखिए ये जो आते हैं इन्हीं को रूट्स बोलते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाएं आपको। व्हाट इज दिस? दिस इज रूट्स। 2 रूट आ गए इसके, है ना। ये मैक्सिमम 2 रूट आएंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। और सारे रूट्स जब निकाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कर दिया आपने। तो यहां पर जैसे हमने बताया था कि देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। चेक कर लो। तो यहां चेक करने अगर हम गए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हुई? अल्फा 1 है और बीटा है -5/2। दिया गया 2 - 5/2 विच इज -3/2। और ये b/a कितना हो गया? देखिए यहां पर b कितना था 3, a कितना था 2, तो -3/2। ये देखिए सेम वैल्यू आ गई। इसी तरह c/a निकाल सकते हैं, जो निकाल के दिखा नहीं रहे। तो ये क्वाड्रेटिक आप यहां पर क्वाड्रेटिक लगाने का जो 10th में लगाते थे इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम करके दिखाएंगे वही क्वाड्रेटिक की लगानी है। इसमें ये पहले से मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले मैंने लिख रखा है, शायद उतना मज़ा समझने में ना आए। तो यहाँ के बाद एक एंट्री करता हूँ और इसको मैं Ctrl+C Ctrl+V चलेगा क्या? ये यहाँ पर आ जाते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि द स्पीड v ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई, ये इक्वेशन दे रखी v = t² + 3t - 4 वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इन सेकेंड्स। ठीक है भाई। फाइंड टाइम t एट विच द पार्टिकल विल मोमेंटली कम टू रेस्ट। अब देखिए यहाँ पर फिजिक्स भी लगी और फिर मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ी बहुत मैथ्स, काम भर की मैथ्स लगती ही है। वैसी मैथ्स नहीं लगती जैसे आपको पढ़नी पड़ती है मैथमेटिक्स, लेकिन बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स तो लगेगी ही। तो अब यहां पर पहले कह रहा है कि वो समय बताओ जिस समय पर एक क्षण के लिए मोमेंटली ये रेस्ट पर हो। तो रेस्ट पर होने का मतलब होता है v की वैल्यू 0 हो गई, तभी तो रेस्ट पर आएगा। तो आप पुट v = 0 इस इक्वेशन में, तो 0 = t² + 3t - 4। अब हमें t निकालना है, तो ये क्वाड्रेटिक की तो बन गई। ये देखिए अब इसको आपने लिखा t² + 3t - 4 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कंपेयर कर दो, जो आपको सिखाया है वो तो आप सीधे ही कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि थोड़ा घबराते हैं आप। x² + bx + c = 0, या x की जगह t है। तो यहां पर a देखिए कितना हो गया, a हो गया 1, कुछ नहीं है तो 1, b हो गया 3, ये देखिए 3, और c हो गया -4। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो लगा दिया जाए। फॉर्मूला भी आपको याद है, -b + -√b² - 4ac/2a। अब इसमें आप रख दीजिए वैल्यू। तो x t रखा x की जगह, -b का मतलब है -3, फिर ये 3 का स्क्वायर, यानी कि मैं 9 लिख रहा हूं सीधे, चलो 3² लिख देते हैं, -4, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है -4/2a। ये देखिए वैल्यू कितनी बनी, -3 + -9, और ये हो जाएगा +16/6। ये हो जाएगा 25 का √5 -3 + -5/6। अब प्लस माइनस ले लीजिए, तो एक बार ये प्लस लेने के लिए एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, तो वैल्यू बनेगी -3 + 5/6। ये वैल्यू आ गई 2/6 विच इज 1/3। नीचे 6 सही लिखा, 2a कितना था, a था 1, a 1 था, यहां गलत वैल्यू लिख दी है।
तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे वैल्यू आ गई 2, और ये 2 2, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, और दूसरी निगेटिव ले लीजिए तो -3, फिर -5/2, तो -8/4 विच इज इक्वल टू -4। अब -4 टाइम तो हो नहीं सकता, इसलिए रिजेक्ट कर देंगे। फिर लॉजिक लग गया। मैथ्स एक टूल है जो कैलकुलेट करके दे देता, वो सही गलत उससे मतलब नहीं है। उसका इंटरप्रिटेशन आप करते हैं कि जो हमारे पास आया है उसका रिजल्ट सही है, हो सकता है कि नहीं। ये मैथमेटिकल टूल्स भी कहते हैं ना बेसिक मैथ्स को, फिजिक्स के लिए। तो ये टूल है, आपने जो दिया वो कैलकुलेट करके दे देगा। अब आपके लिए वो जायज़ है या आपके लिए वो सही है या आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो आप जानिए। तो यहाँ टाइम है तो टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, तो रिजेक्ट कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या रहा? आंसर हो जाएगा 1 सेकंड में चल रहा है, सेकंड इज द आंसर। ये कहानी इस तरह से यहाँ बनाई जाती है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान करके देखते रहिए। इसी के ऊपर लिख मारा लग रहा हमने, कोई बात नहीं, चलो जो भी है ठीक ही है। पीछे वाली स्लाइड पे ब्लैंक होगा, हम पीछे खिसकाना भूल गए, इसको डाली ही नहीं स्लाइड, अगर भगवान जाने। चलिए कोई नहीं। अब आती है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम भी बहुत जगह इस्तेमाल आपकी होती है। बाई का मतलब होता है दो टर्म, दो एक्सप्रेशन वाली थ्योरम। तो दो एक्सप्रेशन का मतलब होता है जैसे कहीं पर लिखा हो 2 + 3 की पावर 5। ये दो बाइनोमियल थ्योरम मतलब ये कैसे खोली जाएगी इसकी चर्चा की जा रही है। तो इसकी चर्चा में ये फार्मूला होता है a + b की पावर n, और a की पावर n यानी इसकी पावर सबसे बड़ी यूज करते हैं, पहले एक एक घटा के लिखेंगे, और फिर ये b आएगा पिक्चर में, एक एक बढ़ा के लिखेंगे, और साथ में ये थोड़ा सा याद रखिएगा n -1 n × n-1/2 × 1 ऐसे करके चलता है। ये मैथमेटिक्स में इसमें फैक्टोरियल वगैरह यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि बायो वाले भी बच्चे रहते हैं इसलिए इसमें फैक्टोरियल वगैरह का जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो a + b की पावर n, यहां पर मैं चाहूँ तो एक बार लिख के दिखा दूं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इसी से फॉर्मूला छोटा सा निकाल लेते हैं। तो a + b की पावर n कहीं लिखा है, तो आप शुरू करेंगे a की पावर n से, है ना। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो इसकी पावर एक घटा दीजिए n-1, और b चालू कर दीजिए, यानी b की पावर कितनी हो गई 1, और यहां पर आ जाएगा n। अगला एक टर्म लिखेंगे, जगह है क्या, तो अब ये इसमें दो टर्म आएंगे अब, तो n × n-1 × 2 × 1, और फिर ये a की पावर एक और घटा दीजिए, b की बढ़ा दीजिए, एंड सो ऑन। इसमें वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो n अगर होता है तो n+1 टर्म्स होते हैं इसमें जितने, इससे ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सीरीज बन जाएगी, निकालने में थोड़ी तकलीफ होगी आपको, निकल तब भी आएगा। जैसे 5 है, इसके 6 टर्म बन जाएंगे। खैर, अब जो हमारा फिजिक्स के लिए पर्पस है वो हम भिड़ाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। पुट a = 1, तो ये हो जाएगा 1 + b, और b की जगह x पुट कर दीजिए जैसा हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। इसमें अगर आप ये पुट कर देंगे तो 1 + x की पावर n, तो a की पावर तो 1 की पावर 1, n का मतलब तो 1 ही, फिर यहाँ जाइए n, ये तो 1 ही है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाएगा, और b की पावर 1 यानी x हो गया। और फिर अगले में आ गए तो n × n-1/2 × 1, और ये जो 1 वाली बात छोड़ दीजिए, केवल ये x² आ जाएगा। इस तरह से टर्म चलेगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, जिसके लिए बाइनोमियल थ्योरम अक्सर आप पढ़ते हैं इन फिजिक्स, कि ये टर्म जो होता है, ये कहां गया, इफ x इज लेस देन 1 या x इज वेरी लेस देन, वेरी स्मॉल देन 1, यानी x की जो वैल्यू है 1 से काफी छोटी है, 0.1 है सपोज कर लीजिए, है ना, तो उस समय ये जो हायर पावर ऑफ x होती है इसको इग्नोर कर देते हैं। यानी यही एक्सप्रेशन हमारा क्या रिड्यूस हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 + nx के। इस वजह से ही फिजिक्स में ज्यादातर इसको यूज किया जाता है, फायदा ये मिलता है। जैसे कहीं पर लिखा हो 1+, और यहां वैल्यू लिखी हो 2/50, है ना, काफी छोटी वैल्यू हो गई, 2/50 सपोज, और आपको निकालना हो पावर क्यूब और बड़ा कर देते हैं, इससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए, पावर 7,
तो अब कैसे निकालेंगे इसको? तो फिजिक्स में फायदा क्या उठाएंगे, दिस इज क्वाइट लेस देन 1 भाई 2/50 तो काफी छोटी वैल्यू है ना 1 से, है ना? तो ये 1 से छोटी है, तो इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको 1 + 7 × 2/50 लिख सकते हैं। और ये जो भी वैल्यू आएगी, मतलब ये 14/50, तो 50 प्लस जगह यहां लिखा तो नहीं पहले से कहीं, तो ये 50 इधर ले लो, 50 + 14/50 यानी कि 64/50। 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 और ये 25, यानी 32/25 काफी क्लोज फिगर होगी इसका आंसर के, है ना? इसी वजह से अधिकतर केसेस में बाइनोमियल थ्योरम हम दिमाग भिड़ाते हैं। तो ये यहां पर देखिए वही बात लिखी हुई थी, तो आप समझे ना कि इसकी इंपॉर्टेंस मेनली ये है। मतलब बाकी तो काम किए, लेकिन हमारे फिजिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं आपसे। दिस इज इंपॉर्टेंस, या इंपॉर्टेंट लिख दो तो भी दिमाग में आपके आएगा। बात समझ में आ रही होगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। ये ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस इसकी होती है। इस पे एक जो आपका थोड़ा सा भारी क्वेश्चन टाइप हो जाता है, लेकिन वो करके देते हैं आपको, जिससे क्लैरिटी आपकी बढ़े। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताएंगे इसमें। आप सोचते होंगे मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन मास एक वेरिएंट क्वांटिटी होती है। जब इसकी स्पीड आप बढ़ाते हैं तो मास बढ़ता चला जाता है, और स्पीड अगर कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो तो मास काफी बढ़ जाता है। वही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो द मास m ऑफ ए बॉडी मूविंग विद ए वेलोसिटी v इज गिवन बाय m नॉट का मतलब जब बॉडी रुकी थी रेस्ट मास, अपॉन 1 - v² v का मतलब जो इसकी स्पीड है, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेयर m नॉट रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, और जो कि 10 किलोग्राम है। c दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट, और इसके v दे रखा है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर हम इस फॉर्मूले में फिट करने जाएंगे, चलिए इसको करते ही हैं, तो देखिए बिना बाइनोमियल थ्योरम के करने में लाले लग जाएंगे हमारे। अब ये फार्मूला सीधे ठोक रहे हैं। m नॉट था ना, तो m नॉट की वैल्यू 10 थी, ये 10, और ये जो रखी हुई है वैल्यू देखिए, ये जो रूट लगा है इसको ऊपर ले जाओगे तो -½ हो जाएगा। तो ये 1 - v²/c² की पावर -½ कर देते हैं। यहाँ जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये n की वैल्यू माइनस प्लस कुछ भी हो ऐसे ही लगाना है। ये -½ हो गया। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, 10 × 1 - v का मतलब है कहाँ गया ये, तो 3 × 10 की पावर 7 और 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, -½ आगे बढ़ते हैं, 10 × 1 - ये 3 कट गया, 10 की पावर नीचे -1 आ गई, 1/10, तो इसको लिख सकते हो 1/100, 10 का स्क्वायर 100 -½ यहां तक पहुंच गया। अब देखिए ये अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम ना पता होती तो इसका आंसर निकालने में बड़ी तकलीफ होती है आपको। आप 100 अब क्या कैसे करते, आप ऐसे करते, देखिए अगर ये बाइनोमियल थ्योरम ना मालूम होती तो आप क्या करते, 10 लिखते और इसको एलसीएम लेते, तो ये 100 - 1 99/100 होता। पावर माइनस में है तो उसको पलट देते प्लस करने के लिए 10, और यहां लिखते 100/99 का रूट। ऐसे ही तो करते, नहीं पता होता। और 100 का रूट तो मैं मालूम रहता 10 होता है, तो ये 10 × 10 और 99 का रूट आप निकालते, अप्रोक्सीमेटली 10 होता। मैं 9.9 ले लूं तो काम चलेगा क्या, क्योंकि 9.9 ले लेता हूं, देख लेता हूं कैलकुलेटर से कौन निकालेगा इतने समय में। तो मैं देख लेता हूं 99 का स्क्वायर रूट 9.94 ले लेते हैं। ये वैल्यू हो गई 100/9.94। तो देखिए वैल्यू कितनी बनी, 100/9.94, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गई 10.06। एग्जैक्ट ये भी नहीं है क्योंकि हमने रूट अप्रोक्सीमेशन लिया है। अब देखिए क्या है, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो उसका बेनिफिट आप समझ पाएंगे, ये बताने की कोशिश है। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, अब इसमें ये टर्म देखिए, हमारा बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता था, हमारा बाइनोमियल थ्योरम में बोलता था कि 1 + x की पावर n को 1 + nx लिख देना, लेकिन x की वैल्यू जब बहुत ज्यादा छोटी हो 1 से। तो ये 1/100 है, छोटी है 1/100 तो 0.01 होता है,
है ना। ये देखिए यहाँ पर समझ गए ना मेरी बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 1/100 जो है विच इज क्वाइट लेस देन 1.01, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर 10 इंटू, और ये ब्रैकेट वाले को इसको हम खोल रहे हैं इस तरीके से, तो 1 लिखा और ये माइनस है, तो ये फिगर जो थी वो एक तो ये माइनस लग गया पहले वाला, ये जो माइनस थी किसका माइनस, तो ये आ गई माइनस हाफ, पावर थी ना n, तो n की पावर हाफ इंटू 1/100। ध्यान से देखना ये 2 बार माइनस क्यों आया है, एक माइनस ये था, एक माइनस इसका आ गया, तो हो गई 10 और ये हो गई 1 प्लस और 1/200। तो यहाँ आप कैलकुलेट कर, ये बस आपका सॉल्व हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 200 1/200। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे अगर आप, तो आ जाएगा 0 से 0 मार दो, 201 को 20 से डिवाइड कर दो, तो ये तो पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा 10.5। देखिए 10.5 kg। तो आप वैसे कर रहे थे तो 10.06 था, और ये 10.5 तो नहीं आना चाहिए, डेसिमल लगाना भूल गए क्या, 0.5 है 10.05। तो देखिए ये आपको ये तो छोटा सा टर्म था तो आपने कर भी लिया था। टेढ़ा मेढ़ा क्वांटिटी होता तो और तकलीफ होती, यहाँ मान लो 100 ना होता, पलटने में तो मिल गया, यहाँ होता 87 तो झंझट पैदा कर देता ना, कहाँ रूट निकालते फिरते, और यहाँ देखिए खट से हो गया, रूट निकालने ही नहीं पड़ा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जिस वजह से फिजिक्स में आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसीलिए पढ़ाई जाती है। तो उम्मीद आप इसका क्रक्स, निचोड़ इसका समझ पाए होंगे। और बेसिक मैथ्स में हम लोग बात करते हैं आगे लॉगरिथमिक्स का या लॉग का। यहाँ पे लिख रखा हमने, इसी के ऊपर क्यों आ रहा है, अच्छा इसलिए आ रहा है कि हमने पहले से लिखा था तो चालू हो गया है। खैर अभी लॉग में दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दें हम बेटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लॉग जो ना बेसिकली 2 तरह के होते हैं। आप जो लॉग टेबल पढ़ते हो वो बेस 10 पे होती है, कहाँ गई बेस 10, इसे कॉमन लॉग बोलते हैं, है ना। जो आपने बेस टेबल देखी होगी केमिस्ट्री वगैरह में यूज़ करते होगे या करोगे, अब तक नहीं यूज़ की तो जो पीछे लॉग टेबल्स मिलती हैं वो बेस 10 में होती है, उन्हें बोलते हैं कॉमन लॉग। और एक और लॉग आप यूज़ करेंगे फिजिक्स के अंदर जो बेस ई पर होती है, इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। ई एक नंबर होता है, यूलर्स नंबर बोलते हैं, नंबर, और इसकी वैल्यू मैंने पहले लिखी थी, ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71 पकड़ के चलो। ये रैशनल नंबर है, काफी जैसे पाई रैशनल नंबर है, लंबी जाती है, लेकिन फिर भी अंदाजे के लिए 2.71 इज ए नंबर। जैसे पाई ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ई जो नंबर यूलर्स नंबर होता है ये कैलकुलस में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो इसीलिए नेचुरल लॉग बेस ई, बेस का मतलब क्या होता है, ये जो नीचे लगा रखा है ई, ये एक टेक्निक थी, क्योंकि लॉग हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की, वरना लॉग क्यों बनाया क्या बनाया गया ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप थोड़ा देखो। खैर तो कहीं पर भी जो लॉग लिखने की चक्कर रहता है, जैसे 10 की पावर 2 बराबर 100 होता है, तो आप क्या करते हो, लॉग लेते हो और ये जिसका ये जो आंसर रहता है ये इधर आ जाता है और बेस आ जाती है 10 और ये पावर आ जाती है इधर। ये लिखने का तरीका होता है, ये इधर आ गई, ये बेस इधर आ गया, पावर इधर चली गई। तो लॉग में लॉग 100 की पावर 10, लॉग 100 बेस 10 पे 2 वैल्यू रहता है। खैर तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि लॉग em कहीं लिखा हो तो नेचुरल लॉग है, कभी कभी अक्सर ई नहीं लिखते तो भी लॉग m वही चीज होती है, और ln से लिखा होगा तो भी नेचुरल लॉग पकड़ोगे। यहां के लिए बेस 10 लिखना जरूरी होता है, अगर यहां बेस 10 नहीं लिखा होगा तो ये समझ लेगा, है ना, 2 तरह के लॉग। एनीवे अब यहां पे बात करते हैं कॉमन फॉर्मूला जो होता है, तो लॉग mn हो तो लॉग m इंटू n हो जाता है, तो लॉग mn है तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा, लॉग m बाई n है तो लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा, और आगे लॉग m की पावर अगर n है तो पावर बाहर आ गई, लॉग m हो गया, और लॉग e m है तो इसको अगर e को आपने बेस 10 पे देखिए कन्वर्ट किया है, ये केमिस्ट्री में यूज होता है काफी, है ना, बेस 10 पे कन्वर्ट किया है तो लॉग ई एम अगर है तो 2.303 लॉग m टू द बेस 10 पे हो जाती है। तो ये लॉग का थोड़ा सा अंदाजा है। अब छोटी मोटी बातें और आती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे एपी, वो भी 10th में थोड़ी बहुत आपने पढ़ी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जो नंबर आपने लिखा है उसमें
जो नंबर बाकी लिखे हैं वो एक कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, या तो जुड़ के आ रहा हो या घट के आ रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लिख दूं, जैसे 2 लिखा, 6 लिखा, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 4 जोड़ दो तो 10, 14, 18। तो ये देखिए क्या बन गई एपी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि नंबर बढ़े, घट भी सकता है। मतलब आप 2 के बाद यहां पर अगर 4 घटाएं तो -2 भी लिख सकते हैं। डिफरेंस सेम होना चाहिए, इन दोनों के बीच का आजू बाजू के नंबर का डिफरेंस विल बी सेम। उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक के बाद 4 जोड़ोगे तो ऊपर वाला आ गया, इसमें अगर 2 बार डिफरेंस जोड़ोगे तो 10 आ गया, a+2d। इसी तरीके से nth टर्म होता है a+n-1 इंटू डी। तो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। जैसे ये मान लीजिए ऊपर वाली सीरीज थी, अब कोई कहता है इसका हमें 11th टर्म निकालो ऊपर वाले का, तो हम कहां तक लिखेंगे? 11 छोड़िए, 40 नंबर टर्म निकल, 40th, तो 40th तो बहुत दूर पड़ेगा, हम T40 यहां लिख देंगे। और पहला नंबर 2 है, 2 + n-1, n-1 मतलब 40 - 1, और डी निकालने का मतलब 4 कॉमन डिफरेंस था, तो 2 + 39 इंटू 4, तो 2 प्लस ये तो 9 चौक 36 का 6, यहां से लगा 3, 4 तिरक 12, 1 13, 136 गलत लिख के लगता है। 9 चौक 36 6 से लगा 3, 4 तिरक 12 और 3 15, 156। तो 158 आपका आंसर आ गया, या ये नंबर 48 टर्म इसका क्या मिलेगा? 158। आराम से इस तरह आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर सम निकालना हो कि भाई जो ये टर्म दिख रहे हैं, 4 टर्म, 10 टर्म, 20 टर्म, उनका सम निकालना हो तो n/2 2a + n-1 इंटू डी। या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, n/2, इस a को 2 बार तोड़ लो तो ये लास्ट टर्म हो गया और ये फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। जैसे मान लीजिए 2 से लेकर 18 तक निकालना है तो 2 + 18 20/2 कर दो, अपॉन 2 यानी 10, और कितने टर्म थे? 1 2 3 4 5 5, 20 आंसर आ गया इसका। इस तरीके से समझे ना मेरी बात? तो ऐसे निकाला जाता है। अब इसी में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 को जोड़ोगे तो n इंटू n-1/2 इसका आंसर होता है ना, जितने नंबर तक आपको जाना है। और सम ऑफ स्क्वायर्स 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ऐसे जोड़ोगे तो n इंटू n+1 2n+1/6 इसका आंसर आता है। और क्यूब अगर जोड़ोगे तो ये जो ऊपर निकला इसी का स्क्वायर कर देना, n इंटू n+1/2 का क्यूब स्क्वायर। तो ये एपी की कहानी है। एपी के एक आधा छोटे मोटे सवाल हैं, उसको भी हम करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर करके दिखाएंगे तो स्लाइड ऐड कर दें, वरना इसी के ऊपर लिखा जाएगा। तो 2 बार कर चुके हैं, तो कहाँ गई? हमको स्लाइड ऐड करनी है, ये सवाल है। ये सब जगह जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं बेटा। अब नहीं आएगा ये, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे बोला फाइंड द सम ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये सम हमें, ये 3 ऑप्शन है, क्या है ये 3 ऑप्शन है, इनमें से आंसर पकड़ना है। इस यहाँ इतना यूज, इतने का जोड़ निकालना है। तो हमें देखिए हमारे पास जो जोड़ने का फॉर्मूला है वो Sn क्या है? n/2। एक फार्मूला है 2a + n-1 इंटू डी, या दूसरा पढ़ा था n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, जो भी लगा पाओ। तो फर्स्ट और लास्ट तो पता है, लेकिन n नहीं पता है, दोनों में n आ रहा है, तो बिना n निकाले काम नहीं बनेगा। तो n निकालने चल पड़ो। अब n निकालने का तरीका क्या था? Tn = a + n-1 इंटू डी। तो Tn का मतलब 64, a होता फर्स्ट टर्म विच इज 4, n हमको पता नहीं है, d कितना इन दोनों के बीच डिफरेंस 4 है, ये 4 4 चलता चला जा रहा है। तो ये हो गया n-1 इंटू 4, और ये 64 में 4 घटाओगे 60 आ जाएगा। तो n-1 की वैल्यू होगी 60/4 यानी 15, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 16। अब इसको हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं।
तो यहां पर अगर आप SN या S कितने टर्म निकले 16 S16 निकालने जा रहे हो तो हम फॉर्मूला कोई भी लगा दिए, लास्ट वाला लगा देते हैं n/2, ये लगा रहा है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n/2 मतलब 16/2, फर्स्ट टर्म था 4 और लास्ट टर्म था 64, ये हो गया 8 और ये हो गया 68, 8 8 64, 6 6 48 और 8 56, 5 6 8 64, 6 48 और 6 54, तो 544 आपका ये आंसर हो गया, विच इज सी। तो ये इसलिए कि आपका इस पाला पड़ेगा एपी वगैरह का, तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आप लिए रहेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो सकती है इससे। एक दूसरी सीरीज होती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं खैर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एपी में क्या था कि एपी में था कि भाई डिफरेंस होना चाहिए, इसमें रेशियो होना चाहिए, है ना। अगले टर्म को पिछले वाले से डिवाइड करो तो जो वैल्यू आए वो सब में कॉमन होनी चाहिए। जैसे 2 4 6 8 16, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, 16 को 8 से डिवाइड करोगे 2, तो ऐसे को आप इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, जो कॉमन चीज आ रही है। तो ए और इस कॉमन रेशियो को इस फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन करके, है ना। लास्ट टर्म लिखेंगे n की जगह तो n-1 ये फॉर्मूले के अंदर। तो nth टर्म क्या होता है, ए आर n-1, और ये nth टर्म है, और उसके बाद अगर सम निकालना है तो a1 r की पावर n 1 r, अगर r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में न्यूमेरिक वैल्यू है तो। ये थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप है जो अक्सर आपको इस्तेमाल होने का मौका मिलेगा, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं इस जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, और r हमारा 1 से छोटा है, कॉमन रेशियो छोटा का मतलब 1 से छोटा आ रहा है, आधा आ रहा है, जो भी आ रहा है वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो उस समय a/1 - r आपका आंसर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे दें आपको, जैसे तो ज़्यादा दिमाग आपका काम करेगा, मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख देता हूँ जिसमें डिवाइड करेंगे, तो ये मान लीजिए जैसे लिखा है 5, तो 5 के बाद मैं इसको लिख देता हूँ 5/2, है ना। तो 5/2 को 5 से डिवाइड करो 1/2 आ जाएगा। फिर इसको लिख दीजिए 5/4, और ये सीरीज ऐसी चलती चली जा रही है सपोज करिए। तो देखिए यहाँ कॉमन रेशियो r कितना रहा, इसको 5/2 को इस 5 से डिवाइड कर दिया पीछे वाले से, तो 1/2, 1/2 इज लेस देन 1। ये न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं, कहीं माइनस लगाओ तब भी मतलब नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये s इंफिनिटी कितना होगा, यानी कि जो सीरीज चल रही है इनफाइनाइट तक, पूरा सम कितना होगा, ये फॉर्मूला देखिए, a1 - r, एक में से आधा गया आधा, तो 5 और आधा, यानी इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली पूरी सीरीज की 10 आएगी इनफाइनाइट तक चलने के बाद भी। अब यहीं पे कोई बच्चा ये सोचे कि अगर ये 1 की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो तब तो इन्फिनिटी हो जाता है सीरीज को, 1 से बड़ी होगी तो टर्म बढ़ते चले जाएंगे, जोड़ बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तो क्या है, टर्म छोटे होते जा रहे हैं, तो बाद के टर्म्स इतने छोटे हो जाते हैं कि उनको ना भी जोड़ो तो भी आंसर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहती है। ये वैल्यू आ गई करीबन 10, ये निकालने का करने का तरीका है। अब यहाँ पे एक सवाल है, मेरे ख्याल से इस सवाल पे इसको खसका फिर वैसे ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर स्थिति होगी। तो मैं यहाँ पर इसको एक स्लाइड इंटर करता हूँ, ये ना, अरे कुछ और इंटर मार दिया, इसके बाद करना है यहाँ, और तो इसको लेके हम आ जाते हैं यहाँ। अब देखिए ये यहाँ पर लिखी हुई है वैल्यू, अब यहाँ लिखा फाइंड इस सीरीज को इन्फिनिटी तक। अभी जो सीरीज लिखी है देखिए 1 + आधी + 1/4, इनका कॉमन रेशियो देखिए कितना है, इसका r ये कॉमन रेशियो है, 1/2 को इस 1 से डिवाइड करो, 1/2 है विच इज लेस देन 1, या 1/4 को 1/2 से करो तो भी 1/2। इसका मतलब है कि हम इसमें ये फॉर्मूला लगा पाएंगे,
कौन सा, एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर का, और यहाँ पे आर कितनी है, आधी, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, ए है 1 और 1 माइनस आर 1 और नीचे भी आधा, तो इसका आंसर आ गया 2 इज द आंसर। देखिए आप, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, इस तरह पकड़, ये सब छोटी छोटी बातें आपके आती हैं इसलिए बताने की कोशिश चल रही है। अच्छा, यहाँ पर अगली बात, ये तो आपने समझे ली, ये कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स ट्रायोड्स होते हैं जिसमें पाइथागोरस लगा के आप निकालते हैं, इसकी हम बता रहे हैं, क्योंकि कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि ये 3 है ये 4 है, तो इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, याद होना चाहिए, ये 3 4 तो ये 5 होगा, ये 5 4 तो ये 3 होगा, कोई और ले लो जो 5 3 तो ये 4 होगा, ये ट्रायोड बन गया मतलब पाइथागोरस के अनुसार। तो ये बार बार इसको तेजी से निकालने के लिए ये दिमाग में आना चाहिए, 2-3 ट्रायंगल्स अक्सर फंसते हैं, 3 4 5, 24 7 7 24 25, 5 12 13, 6 8 10, तो 4 तरह के जो ट्रायंगल्स हैं वो आप यहाँ पर दिमाग में रख लीजिए। तो बच्चों देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कंडीशन। ये बेसिकली जो बात कर रहे हैं ये एंगल के कॉन्टेक्स्ट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमेशा एंगल जब रेडियंस में होता है तभी लगता है। रेडियन और डिग्री का जो मेजरली आप यूज करते हैं उसका फर्क आपको मालूम होना चाहिए, अभी मैं बताता हूं इसके अंदर भी और एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड होता है जब हमारा एंगल रेडियंस के अंदर हो। अगर एंगल रेडियंस के अंदर आपने मेंशन नहीं किया या लिखा नहीं है तब ये फॉर्मूला आप एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस नहीं लगा पाएंगे। आप जानते हैं कि अगर किसी सर्कुलर आर्क पे मूव करें तो ये आर्क होता है और ये रेडियस होता है, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर आप लिख सकते हैं अगर एंगल रेडियंस में मेंशन है। तो एंगल रेडियंस में मेंशन होने का क्या मतलब है, आपको ये भी पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, तो हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट, पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। यानी कि आप एंगल अगर पाई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो रेडियंस में है, और डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कन्वर्ट एक्स डिग्री इन रेडियंस, तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स डिग्री। इसीलिए और भी बात बताता हूं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं और मैं करके दिखाऊंगा। 30 डिग्री जैसे है, 30 डिग्री को रेडियन में अगर चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 को आप चेंज कर दीजिए, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 30 डिग्री। अब जैसे एक और ले लेते हैं करने का, मान लीजिए किसी को चेंज करना है 45 डिग्री को, तो कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियंस, तो यहां पर क्या होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 45 डिग्री आप लिखेंगे, तो 45 से काटोगे तो यह आ जाएगा 4, तो पाई बाई 4 रेडियन, आरएडी लिख सकते हैं रेडियन, ये एंगल होगा। तो इस एंगल का इस्तेमाल करके इसका काम कर पाएंगे। और भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने वाला आने वाला है जो आप कई जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आपने फिजिक्स में कई जगह देखा होगा, अगर मैं यहां कहीं यूज करूं इसको, कि लिखते हैं इफ एंगल इज स्मॉल, एंगल इज स्मॉल, साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर लिख देते हैं। ये बहुत जगह फिजिक्स में देखेंगे, टेन थीटा भी थीटा के बराबर लिखते हैं, लेकिन ये कंडीशन तभी वैलिड होती है अगेन इफ थीटा इन रेडियन, इफ थीटा इन रेडियन। अगर ये रेडियन में है तो आप ये लिख सकते हैं। अगर ये डिग्री में, मतलब कहीं कोई लिख दे ऐसा कि साइन 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 डिग्री, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये एंगल किस में लिखा है, डिग्रीज में लिखा है। अगर ये रेडियन में लिखा होता तो जरूर इसके बराबर बात चलती। अगर 1 डिग्री की जगह हम, जैसे पाई की जो वैल्यू होती है तो बड़ी होती है, पाई के लिए 3.14 होती है जो रेडियंस की हम बात करें, अगर हम पाई बाई 10 की बात कर लें छोटे एंगल के लिए, तो पाई अपॉन 10 भी 18 के आसपास, ये भी बड़ा एंगल है, तो काफी छोटे एंगल की बात करें, जैसे कि पाई अपॉन 100 करते, तो ये छोटा एंगल जब बनेगा तो हमारा काम बनेगा। खैर मैं भी दिखाता हूं आपको। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इस थीटा के बराबर, टेन थीटा थीटा के बराबर, लेकिन ये तभी वैलिड है जब थीटा हमारा रेडियंस में है।
आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, जब आप थीटा को पाई में मेंशन करेंगे स्मॉलर एंगल में, ऐसा नहीं कि साइन पाई बराबर पाई, क्योंकि साइन पाई जो है बड़ा एंगल है ना। अगर मान लीजिए 1 डिग्री को आपको चेंज करना पड़ जाए रेडियंस में, तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए इसी को अगर मैं यहाँ, शायद कहीं और लिखा है, यहाँ देखते हैं। अगर यहाँ पर आप देखिए, अगर 1 डिग्री को हमें अगर हम रेडियन में चेंज करें तो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री, तो ये आ गया पाई अपॉन 180, तो ये 1 डिग्री बना। अब ये जो वैल्यू अगर आप बात करते हैं, एक डिग्री काफी छोटा एंगल हुआ, उससे छोटा भी आप ले सकते हैं। तो कहीं अगर लिखा हो साइन पाई अपॉन 180, तो अप्रोक्सीमेटली ये पाई अपॉन 180 की तरफ रीच आउट करना शुरू कर देगा। और छोटा हो तो और बेटर है, लेकिन इसकी जगह अगर आप लिखें साइन 1 डिग्री, तो वो बराबर नहीं होगा 1 डिग्री के अप्रोक्सीमेशन के बाद भी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। साइन 2 डिग्री नहीं इक्वल है पाई में लिखेंगे, 2 केवल लिखा हो, डिग्री ना लिखा हो, तो इसका मतलब होता है रेडियन में लिखना। अगर ऊपर गोला नहीं लगा हुआ ये, तो आप सुपरस्क्रिप्ट कह लीजिए, पावर कह लीजिए, 0 नहीं लिखा है तो फिर ये रेडियन में है। और कॉस इसी तरह यहाँ जो लिखा साइन थीटा थीटा के बराबर, टेन थीटा थीटा के बराबर अगर थीटा छोटा है तो, और कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर होता है। थीटा नियरली छोटा होने का मतलब है 0 के करीब पहुंच रहा है, ऐसा आप मान के चलें, तो cos 0 1 होता तो अप्रोक्सीमेटली 1, लेकिन रेडियन में होना चाहिए। अब ये स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं चाह रहा हूं कि ये यहाँ मैंने लिखा है, लेकिन एक स्लाइड में इंटर करूं और उससे आपको बताऊं, तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड डालता हूँ, यहाँ डलेगी और कैसे इधर बढ़ना होगा हमको, यहाँ दिखाता हूँ ये, क्योंकि आप बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, तो एक स्लाइड शायद और डालनी पड़े। लेकिन पहले मैं आगे मैंने इसमें बताया, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी इक्वेशन और स्लोप का बड़ा इस्तेमाल करते हैं आप। स्ट्रेट लाइन की कई तरह की इक्वेशंस होती हैं, लेकिन हम लोग फिजिक्स में जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इक्वेशन होती है y = mx + c। इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये होता है m, इसे बोलते हैं स्लोप, फिजिक्स में ज्यादा स्लोप ही बोलते हैं, बाकी इसको बोलते हैं ग्रेडियंट भी है ना, लेकिन ग्रेडियंट कम इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, स्लोप वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ये जो c होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये मान लीजिए x एक्सेस, ये x एक्सेस और ये y एक्सेस है, और यहां आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है, सपोज करिए इसकी इक्वेशन क्या है, y = mx + c। तो ये जो c पार्ट होता है वो ये टुकड़ा होता है, टुकड़े का मतलब y एक्सेस वाला इंटरसेप्ट। ये इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप यहां से पता चलता है, इंटरसेप्ट यहां से, तो ये बड़ी तगड़ी नॉलेज दे देता है हमको। खैर, अभी हम अपने स्लोप पे ही अपने आप को कन्फाइंड करते हैं। तो अगर इन स्ट्रेट लाइन पर कोई 2 पॉइंट हमको पता हो, जैसे ये a पॉइंट है x1, y1, और ये दूसरा पॉइंट है x2, y2, जिसे हम b पॉइंट कहते हैं, तो आप यहां पर स्लोप निकालने की बारी अगर आए तो आप क्या लिख सकते हैं, स्लोप m, या स्लोप, ये किसका स्लोप है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस फॉर्मूले, पॉइंट अगर पता है तो उससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। इस स्लोप का दूसरा फॉर्म भी आप पढ़ते हैं टेन थीटा करके। ये जो थीटा होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे एंगल, तो थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर चलेंगे, है ना, थीटा इधर चलेंगे, तो टेन थीटा के बराबर। और कैलकुलस के फॉर्म में इसी स्लोप को लिखा जाता है dy/dx। तो ये स्लोप की कहानी आपके दिमाग में आनी चाहिए। भी 1-2 एग्जाम्पल हम और बताने की कोशिश करेंगे जिससे क्लैरिटी आपकी बढ़े। तो ये फॉर्मूला, क्योंकि स्लोप का जगह जगह मीनिंग आएगा और जगह जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ बातें और स्लोप की करी जा सकती हैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, कि मान लीजिए कई तरह की स्ट्रेट लाइन है, 2 अगर स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, मान लीजिए इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो दोनों का स्लोप बराबर होता है फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस या लाइंस। तो ये भी दिमाग में रखिए।
दूसरा, अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, पैरेलल की बात कर गई तो परपेंडिकुलर ही कर लो। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब ऐसे हैं, मतलब ये 90 डिग्री है सपोज करिए, ये M1 है और ये M2 है, तो इसमें M1 इंटू M2 दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 के बराबर हो जाता है। ठीक, अब और स्ट्रेट लाइन की बात कर लो। अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस x एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे क्या है, थीटा 0 है, थीटा 0, तो इसका स्लोप भी 0 हो जाता है क्योंकि m बराबर tan थीटा, थीटा 0 तो 0। दूसरा, अगर हम एक और लाइन ले लेते हैं कलर बदल के, कोई लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है ऐसे, तो इसका थीटा 90 हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, इसका थीटा कितना है, 90, तो इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होता, फिर हम क्या कह देते हैं, m टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये मैंने 4 केसेस तो कम से कम बना ही दिए। अगर मैं इसको 1 2 3 4 लिखूं तो पहला केस ये डिस्कस किया, दूसरा ये बताया इसको लेके, और तीसरा ये बताया, और चौथा ये बताया, जिससे कम से कम आप बात को समझ सकें। और ये अगर दो पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए, उसका फॉर्मूला भी आपको मालूम है, 10th में पढ़ा था, फिर भी लिख रहे हैं। डी निकालना है ए बी के बीच का, तो आप फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस है बिटवीन ए बी। तो ये कुछ मेजर चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक स्लाइड और एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि बहुत जगह आप इस्तेमाल करेंगे, आगे उसी की चर्चा बढ़ाई है हमने। लेकिन यहां देखिए, मान लीजिए कोई स्लोप ऐसे लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो देखिए ये जो लाइन है इसमें बताया है कि स्लोप पॉजिटिव है और 2 है ना। पॉजिटिव स्लोप कब होता है, जब एक्यूट एंगल हो, थीटा 0-90 के बीच में, तभी तो स्लोप बनेगा। लेकिन y इंटरसेप्ट निगेटिव है -3, तो हमारे दिमाग में तुरंत बत्ती जल गई कि अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो मेरा काम बन जाएगा, थीटा एक्यूट एंगल आ गया और ये y इंटरसेप्ट 3 आ गया निगेटिव, ये तो y एक्सिस होती तो निगेटिव है तो -3 आ गया। ये तो ये स्ट्रेट लाइन कम से कम ऐसी होगी जिसका स्लोप ये y इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2x माइनस 3। तो स्लोप इसका कितना है, m बराबर 2, और y इंटरसेप्ट कितना है, -3। इस तरह से थोड़ा पकड़ना होगा और इसका बड़ा इस्तेमाल भी पड़ता है। स्लोप तो बहुत ही एक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में बहुत ताकतवर तरीके से आता है। खैर, अब यहां पर जैसे लिखा है कि जो ये स्लोप तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि ये एंगल तो बदलेगा नहीं, बदलेगा तो स्ट्रेट लाइन रहेगी नहीं। लेकिन अगर कर्व आ जाता है तो कर्व पे हर पॉइंट पर स्लोप बदल जाता है। कर्व का मतलब है कि मान लीजिए ये एक्स वाई एक्सेस है, हर जगह कर्व बनाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी, और इस तरह से मान लीजिए कोई कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका स्लोप हर जगह अलग होगा। इस पॉइंट पर स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट पर स्लोप अलग होगा। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, बी पॉइंट पर निकालना तो टेंजेंट खींच दो, और वो जो टेंजेंट बना रही है थीटा, इसी का टेन थीटा, यानी कि बी पर जो ग्रेडियंट या स्लोप है वो टेन थीटा के बराबर है। अब इसी तरह ए पे आएंगे तो ए पे देखिए, अब ये तो कुछ और बनाएंगे तो कुछ और एंगल आ जाएगा। यहाँ पे सी वाला आसानी से बन जाएगा, ये बना देते हैं, ये सी पॉइंट, इसका ये θ1 है अगर, तो इसका θ2 है, तो इसका स्लोप MC कितना हो जाएगा, tan θ2। कहने का ये मतलब है कि जो कर्व नेचर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसका स्लोप हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप एक ही रहता है, क्योंकि स्लोप फिक्स्ड होगा तभी वो स्ट्रेट लाइन रह ही पाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कुछ हद तक आपको दिमाग में बात कौंधी होगी। अब यही बात ये यहां कही गई है, स्लोप ऑफ एनी कर्व भी समझा दिया, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप रहता है फिक्स्ड यहां पर। अब स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये भी कई जगह आपको देखने को मिलता है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, एक्यूट एंगल, तो उस समय जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा है ना। अगर ये थीटा 0-90 के बीच में है, तो मतलब अगर मैं आपको दो स्ट्रेट लाइन बना दूं, एक ये और एक ये नंबर 1 और नंबर 2, और ये x एक्सेस और ये y एक्सेस, हमें पता ही है कि दोनों के
एंगल ये θ1 एंगल हो गया और ये साफ θ2 हो गया। तो आपसे पूछे कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन में स्लोप किसका ज़्यादा है, तो क्योंकि θ2 m2 का बड़ा है तो m2 का स्लोप m1 से बड़ा होगा। सिंपल सी बात। थीटा अगर 0-90 के बीच में, तो थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ता चला जाएगा। कुछ ये मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता देनी थी हमको जो अभी दिमाग में हमारे आई। क्या चीज़ बता रहा हूँ कि अच्छा मैं उसी स्लाइड पे ले चलूँगा तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, जगह तो बची नहीं। खैर चलो यहीं, चलो इधर ही आ जाते हैं। देखिए हमने आपको ये बताया था कि y = mx + c, पर अगर c 0 हो जाए तो क्या होगा। मान लो लिखा y = mx, एग्जाम्पल के तौर पर लिख दीजिए y = 3x सपोज करिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कहां से जाएगी, क्योंकि c खत्म है और c हमने बोला था y इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे टुकड़ा ओरिजिन से, तो वो टुकड़ा है ही नहीं। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से जा रही है। अगर आपका c 0 है तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी, ये पक्का है। और इसका थीटा अगर लेने जाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू, अगर ये एग्जाम्पल है तो m के बराबर होगा और एग्जाम्पल के तहत 3 वैल्यू आ जाएगी। ये बात दिखाई इन्होंने, देखिए वही बातें हैं बड़ी आसानी से। अगर mxc है, c 0 है अगर, तो ये ओरिजिन से जा रही है। यहां पर c निगेटिव था तो ये y पे जो टुकड़ा मिलेगा वो निगेटिव साइड मिलेगा, प्लस होता तो ऊपर की तरफ मिलता। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो स्लोप है ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका स्लोप निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा में थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो 90 से बड़ा 180 से छोटा तो आपकी m की वैल्यू निगेटिव आती है। और ये इंटरसेप्ट देखिए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। ये बड़ा ही, ऐसे स्ट्रेट लाइन के कई फॉर्म्स होते हैं 5-6, लेकिन हमें वही पकड़ना है जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यही है। बाकी दूसरी बात करें, यहाँ देखिए y = mx + c, इसका भी जो थीटा एक्यूट है तो m पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है तो mx + c हो गया। ये स्ट्रेट लाइन की कहानी जो आपके काफी काम आती है, उम्मीद करते हैं अंदाजा लग रहा होगा आपको। अब ये कुछ ग्राफ्स और हैं, जैसे पैराबोला। तो पैराबोला में जो आपने इक्वेशन 10th में पढ़ी थी क्वाड्रेटिक वाली, अगर y² में क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला इस तरीके का बनता है। x एक्सिस होती है, x एक्सिस वाली इस तरह का बनेगा। माइनस के केस में x = -ky² और x = पॉजिटिव ky² है तो इस तरह बनेगा पैराबोला। और अगर हमारा x² में क्वाड्रेटिक है तो हमारा ऐसे पैराबोला बनता है। नीचे अगर माइनस में है y = -kx² तो इस तरह से नीचे जाएगा, और अगर हमारा y = kx² है तो इस तरीके से जाएगा। ये स्टैंडर्ड पैराबोलाज होते हैं। ये पैराबोला जो आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी वहां भी पैराबोला बनाते थे आप, है ना। पैराबोला एक टाइप का कर्व होता है जो इस तरह से फैलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ऐसा मान लीजिए। अब कुछ इक्वेशंस और जो हमारे काम आएंगी फिजिक्स में, जैसे ये सर्किल की, तो ये जो सर्किल की स्टैंडर्ड सर्किल की इक्वेशन लिखी है वो होती है x² + y², उसको मैं a की जगह r² कर देता हूं। तो ये जो सर्किल है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल, यानी वो सर्किल जिसका सेंटर 0-0 है और रेडियस r के बराबर है। तो ये स्टैंडर्ड सर्किल होता है x² + y² = r²। ऐसी इक्वेशन लिखी है तो सेंटर ऑफ द सर्किल 0-0 है और रेडियस आपका r है। आगे अगर ये बहुत जगह हमें दिखेगा तो x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y अगर है तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या x × y = कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये पाथ डिक्रीज होता है x बढ़ाने पर। x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। और ये एक्सपोनेंशियल डिके है, e⁻−kx बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। और ये इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन होती है x² / a², मतलब सर्किल को ऊपर से पिचका दीजिए, ऊपर से या साइड से कहीं से भी। सर्किल इज ए स्पेसिफिक केस ऑफ इलिप्स जहां a = b रहता है, मतलब ये दोनों मेजर एक्सिस बराबर हो जाएं तो इलिप्स सर्किल बन जाता है, और सर्किल को पिचका दोगे तो इलिप्स बन जाएगा। इसकी इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1। डिटेल में नहीं जा रहे हैं, उतना ही अभी देखेंगे जितना हमारे काम आ सकता है, बाकी जब केस पड़ेगा तो और पकड़ेंगे। अब ये एरिया का फॉर्मूला आपको मैं सुना नहीं रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का, ट्रेपेजॉइड का, और सर्किल का, स्फीयर का वगैरह वगैरह जो एरिया होता है, और पैरेललोग्राम वगैरह का एरिया, ये आपको पता ही होगा, इसमें समझाने की कोई खास बात नहीं। ये फॉर्मूला एरिया के ही चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर
एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का है। आप जो सिलेंडर का एरिया लेते हैं, इस तरह का सिलेंडर आप बनाते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये जो एरिया बनेगा इसका, उसका 2πr_l होता है। और इसी तरह इलिप्स का सरफेस एरिया क्यूब का 6 इंटू साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये एक एग्जांपल टाइप था इलिप्स का, वो निकाल सकते हैं। ये कोई खास चीज़ नहीं, तो एरिया का फॉर्मूला आपको याद रहता है, इस पर ज़्यादा जोर लगा नहीं रहे हैं। अब आता है फॉर्मूला वॉल्यूम, ये भी हम मान के चलने की आपको आता है, एक बार रिवाइज करेंगे। मेंसुरेशन 10th वाली फटाक से आ जाएगा। रेक्टेंगुलर स्लेब LBH होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है, स्फीयर का 4/3πr क्यूब है, सिलेंडर का πr²h है, वॉल्यूम कोन का 1/3πr²h है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 3.14 याद किए हुए हो गए। पाई स्क्वायर को 9.87 होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 लिख देते हैं। 1/π होता है 0.3182 या 0.3, इसको याद करेंगे तो काफ़ी जगह तेजी से सवाल लगा पाएंगे। अब आता है टिग्नामेट्री का खेल, जिसे थोड़ा सा जानकारी लेनी जरूरी है, क्योंकि टिग्नामेट्री तो बहुत जगह लगती हुई मिलेगी आपको। तो देखिए, टिग्नामेट्री में जो एंगल नापने का प्रोसेस है वो समझिएगा कि जब हम एक्स एक्सिस से जब एंटी क्लॉकवाइज नपाई करते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो एक निगेटिव एंगल लेते हैं। ये नापने का, मेजर करने का तरीका है, पूरे वर्ल्ड में ये फॉलो किया जाता है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज माइनस एंगल। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, जैसे घड़ी की सुई होती है वैसे ही समझ लीजिए। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये ब्रेकअप है एंगल का। ठीक, डिग्री, मिनट और सेकेंड, 60 का हिसाब किताब। अब ये मैंने डिस्कशन किया, एक रेडियन जो होता है 180 डिग्री अपॉन पाई यानी 57.3 डिग्री के बराबर एक रेडियन होता है, काफी तगड़ा है। एक रेडियन की वैल्यू आप देखेंगे तो 57.3 है भाई, पाई का 3.4 से डिवाइड 1 से डिवाइड कर दो, तो रेडियन इज ए बिग क्वांटिटी, है ना। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो मल्टीप्लाई कीजिए पाई अपॉन 180 डिग्री से, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180 डिग्री इंटू पाई, जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो वैल्यू ऊपर रहनी चाहिए, तभी तो उसी में आएगा। तो रेडियन में है तो रेडियन ऊपर रख दो, पाई अपॉन 180, डिग्री में लाना है 180 डिग्री अपॉन पाई कर दो। अब जैसे लिखा कन्वर्ट 30 डिग्री इन रेडियन, तो 30 डिग्री को आप देखिए यहाँ पे कितना आसान है। अगर आपको बोला कि 30 डिग्री को हम रेडियन में चाहते हैं तो हमें चेंज करना रेडियन में, रेडियन ऊपर रखो, ये पाई अपॉन 180 इंटू 30, अब ये 6 बार गया, पाई/6 रेडियन आपका वैल्यू आ गई। कौन बड़ी बात है, खैर फिर भी आपको ये आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो इसमें तो किया होगा लेकिन मैं किनारे करके दिखाता हूं फिर भी। ए सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, ये देखिए सर्कुलर जो आर्क है ये आपका पाई सेंटीमीटर है। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन और डिग्री दोनों में थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए जो फॉर्मूला आपसे अभी बातचीत हुई थी, जो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है इफ थीटा इन रेडियन, तभी ये लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, थीटा लिखते हैं जो रेडियन में एंगल निकालेगा, और आर कितना है, पाई सेंटीमीटर, और ये आर्क अपॉन रेडियस, ठीक, रेडियस 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया, पाई/6 रेडियन आपका हो गया। एक आंसर तो आपका ये आ गया, लेकिन अब पूछा है दूसरा कि हमें डिग्री में भी चाहिए, तो हमें कन्वर्जन करना है रेडियन टू डिग्री, जिसमें कन्वर्जन करना वो ऊपर रहता है, तो 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू पाई/6, पाई से पाई कट गया और ये वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ये पहला और ये दूसरा, कहां खत्म। ध्यान ये रखना कि फॉर्मूला तभी लगा पाओगे जब एंगल आपका रेडियन में हो, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। ये यहाँ करके दिखाया, जो मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाया, ये इसके ऊपर आ गया, तो ये मैं अगर थोड़ा सा हटा दूं तो बेहतर हो सकता है। थीटा इन रेडियन, ठीक है, तो ये कहानी ऐसे बनेगी। तो ये इसलिए कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कुल मिला के। अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी आपको पता है, मैं स्लाइड डाल के इसको बताता हूं,
तो दिमाग में एक बार, उससे तो आपको ये सब मालूम है इसमें, लेकिन फिर भी आपको ये बताना, ये क्योंकि इस्तेमाल होगा, भूल भाल जाते हैं आप, इतनी सी बात है। तो ये इसके बाद स्लाइड डाल लेते हैं और आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बातचीत कर लेते हैं। ये आया टी रेशियो, चलिए टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें एक हमेशा आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसको लिखते हैं थीटा, और पंडित बद्री प्रसाद वाली कहानी, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। और आपने ट्रिक याद कर रखी है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और इसके अंदर P अपॉन H होता है साइन थीटा, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा यानी P अपॉन H। ये साइन कॉस 10 होता है, फिर कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा B अपॉन H, और फिर आ जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा P अपॉन B, साइन कॉस 10 का मामला हो जाता है। अब इसी के नीचे उसका उल्टा लिख दीजिए, जैसे 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो यहां पे यहीं पे मैं लिख देता हूं, अगर मुझे कॉसेक थीटा निकालना हो तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा मतलब इसको पलट देना है, यही तो मतलब है, तो H अपॉन P हो गया। कॉस का जो इनवर्स उल्टा होता है वो था सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा H अपॉन B। इसी तरह 10 का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा का मतलब है 1 अपॉन टेन थीटा, इसका उल्टा B अपॉन P। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 2 3 4 5 और ये 6, यही हमारे घूम फिर के काम आते रहते हैं। कुछ बेसिक रिजल्ट निश्चित तौर पे आपको याद ही होंगे, ऐसा बिल्कुल सोचा जा सकता है। इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बेटा। फिर दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरे की बात करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये मोटे तौर पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इस तरीके से आप यहां हैंडल कर सकते हैं। एक एग्जांपल, आप कई तरह के एग्जांपल ले सकते हैं, खैर यहां पर एक मैंने लिया हुआ है तो इसी को मैं करके दिखा देता हूं। ये बेसिक वाला है, बाकी घुमाओ फिराओ तो काफी कुछ हो ही सकता है। तो मैं अपने मन से एक सवाल बना देता हूं, इसी का बना लेते हैं, ये इसी की स्लाइड डाल के आपको करा देते हैं। तो यहां पर अगर मैं कुछ दिया है क्या इसमें, साइन थीटा 3 इवन, अच्छा इतना ही दिया है, ये देखिए पकड़ा, और यहां मैं इसको चिपका देता हूं। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर बेसिक बात कर रहे हैं, लिखा है गिवन साइन थीटा इक्वल टू 3/5 का रेशियो। तो ये साइन थीटा आपको दे दिया है 3/5, और ये होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद से P अपॉन H होता है। फाइंड ऑल द अदर टी रेशियोज इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तब तो सारे पॉजिटिव होते हैं, भी हम उसकी बात करेंगे। 4 क्वाड्रेंट आप पकड़ते हैं ना मोटे तौर पे, 1 2 3 4, तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। उस वजह से इसका अगर आप ट्रायंगल बनाएं, राइट एंगल ट्रायंगल, उसको थीटा डिफाइन कर दें, परपेंडिकुलर को मान लीजिए 3, क्योंकि रेशियो ही लेना है तो 3 के 3x मानने की कोई जरूरत नहीं है, और ये रहा ये 5। अब पाइथागोरस आप ट्रायोड पढ़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये 3 हो ये 5 हो तो ये 4 हो जाता है, ये फाइंड कर लिया पाइथागोरस ट्रायोड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वाली कहानी, ये तो आप समझ ही गए। अब इसमें अब कॉस थीटा निकालने चले, कॉस थीटा होता है B अपॉन H, तो ये बेस है, ये H है, ये 4/5 हो गया। टेन थीटा निकालने चले, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया 3/4 साइन कॉस 10। इसी का उल्टा लिखना है, अगर उल्टा लिखने में साइन का कॉसेक ले लो तो कॉसेक, अब उल्टा लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि सीख रहे हैं हम लोग।
तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी साइन जो था 3/5 वो 5/3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कॉस का सेक जो कि 1 अपॉन कॉस थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा यानी 5/4। और ये अगर आ जाएगा कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा यानी टेन थीटा का उल्टा विच इज 4/3। ये पहले क्वाड्रेंट में निकल गए सारी चीजें। अगर ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं होते, किसी और क्वाड्रेंट में होते सेकंड में, तो हमें ये देखना पड़ता कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, तब ये कहानी थोड़ी बदल जाती। आसान तब भी है, वो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ी बदलती। ठीक है, तो आइए इसको आगे एक कदम और बढ़ते हैं। अब ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो हमको याद रखने ही चाहिए। इसको याद कर लोगे जल्दी काम हो जाएगा। जैसे ये अब ये साइन थीटा है 0 से लेके 90 डिग्री का 0, और कई लोग इसको बताते हैं कि उंगली पे गिन लो फलाना, वो छोटे क्लास में आप कर पाएंगे। 11th-12th वाले लेवल पर या उससे आगे के लेवल पर आपको ये याद होना चाहिए, गिनेंगे नहीं 3 घंटा बैठ के, प्रैक्टिस होगी तो रट जाएगा। 0 डिग्री 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, और फिर यहाँ 120 का ऐसे वापस चलो इसमें √3/2, 1/√2, 1/2, 0। कॉस में देखो 1/1, ये जो ऐसे गए थे इसी का उल्टा यहां से यहां तक गए थे, इसी का उल्टा ऐसे लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और फिर इसमें माइनस में चलना शुरू हो गया। ये देखिए -1/2, -1/√2, -√3 और -1। तो ये थोड़ा सा याद रहेगा तो तेजी से कर पाएंगे। और 10 की वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, और फिर ये माइनस चलते चले जा रहे हैं आगे। ये भी आप कुछ नहीं करना, इधर से माइनस लगाना रहता है, इसमें माइनस नहीं लगाना पड़ता क्योंकि साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होते हैं। बाकी देखिए सबकी कहानी 90 के बाद से इधर से ही चल रही है सबकी कहानी उल्टी। खैर अब आगे की बात करते हैं। जो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, रेंज का मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू कम से कम कितनी और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। तो कम से कम में साइन थीटा की वैल्यू -1 हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू +1 हो जाती है। वही चीज कॉस थीटा के लिए। और टेन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -∞ है, और पॉजिटिव वैल्यू +∞ है। इन्फिनिटी के सामने कभी भी इक्वल टू साइन नहीं लगाते क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड ही नहीं होता है। तो खैर वो तो ज़्यादा ना करके उतना ही हम लोग समझेंगे जितना फिजिक्स में काम आए। तो साइन थीटा की कोई वैल्यू आप ले लोगे +1 से ऊपर नहीं जाएगी, +1 हो सकती है, और -1 से नीचे नहीं जाएगी, वही काम इसमें है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा +1 और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज -1। एक और इसके आगे एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है जो मेरे ख्याल से यहाँ होगी कि कभी आपको a sin थीटा + b sin थीटा का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b², और मिनिमम वैल्यू होती है -√a² + b²। यहां पर एक क्वेश्चन लिया था, अगर मैं यहां अपने मन से भी कुछ बना दूं कि मान लीजिए आपको कहीं निकालना पड़ जाए 2 sin थीटा + 3 cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये मान लो जानना है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √a² + b² यानी √2² + 3², यानी 4 + 9 √13 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस सट से निकल आएगा आपका। तो यहां जैसे लिखा 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, तो यहां पर आपने मैक्सिमम वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर विच इज 5, और मिनिमम वैल्यू वही हो जाएगी, माइनस लगा दो इसी का -5। इसमें ये डोलेगा, ये इसका हिसाब हो गया। अब ये अगली इंटरेस्टिंग चीज आती है जो हम बात कर रहे थे कि 4 क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस या माइनस हो। जैसे वो क्वेश्चन था ना, अगर वो कह देता कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो अभी हम निकाल के दिखा देंगे आपको उसकी कैसे उस क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे। तो इसको ASTC के निमोनिक से याद रखिए। कई बुक्स लिखती हैं ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां कहीं लिखा भी है हमने। तो आप जैसे भी याद कर पाइए ऐड शुगर टू कॉफी। तो A फॉर ऑल, ऑल का मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, 6 ही होते हैं साइन कॉस 10, और उसके उल्टे। अब इसमें आ जाओ S का मतलब है साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक।
तो यहां पर जो पॉजिटिव होंगे वो साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, बाकी सारे निगेटिव हैं। 4 बचे और वो सारे निगेटिव। इसमें आ जाओ टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी बचे हुए 4 निगेटिव हैं। ASTC, C मतलब कॉस, तो कॉस थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। पकड़ में आ रही बात? अब इसी सवाल में जो पिछला सवाल था, अगर मैं यही बोलूं, अगर आपसे ये बोल दिया जाता, जैसे मुझे याद आ रहा है जो क्वेश्चन था, क्या था कि साइन थीटा की वैल्यू दे रखी थी शायद 3/5, और ऐसे बोल दें कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड ऑल टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब वो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि इसमें साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव आ जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप ट्रायंगल तो वही बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। थीटा 3/5, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये आ गया 4 कैलकुलेशन से। तो साइन जो था, अगर साइन थीटा दे रखा है 3/5, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा 5/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब हम बात करेंगे टेन थीटा की, तो टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 लिखोगे, लेकिन क्योंकि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये निगेटिव होता है इसमें, यहां 10, तो आपको यहां माइनस लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इन सेकंड, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा निगेटिव होगा। ये हम बताना चाह रहे हैं आपको, आप समझ भी पाए। इसी तरह इसका कॉट लिखोगे तो वो भी निगेटिव, क्योंकि बचे हुए 4 -4/3। अब आ जाओ कॉसेक के बाद कॉस का, तो कॉस लिखने चले तो बेस अपॉन हाइपो 4/5, लेकिन 4/5 में भी क्योंकि कॉस थीटा इसमें निगेटिव होता है सेकंड में, इसलिए माइनस आ जाएगा, एंड बाकी जो भी आएंगे। ये थोड़ा सा पकड़ने वाली बात होगी जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसके आगे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, जो ASTC रूल होता है कि अब जो एंगल आप घूमते हैं, घूम के आप कहीं भी आ जाएं गोला लगा के, इसी 4 क्वाड्रेंट में आएंगे, चाहे एक चक्कर लगाएं, चाहे, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां भी डालना पड़ेगा जिससे आप बेहतर ढंग से समझ पाएं। यहां ले लो, जैसे डले ही नहीं स्लाइड, कोशिश करता हूं। अब देखिए यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इसके पीछे डालिए, आगे डालिए, यहां डालिए, तो क्या था, हाँ, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो क्वाड्रेंट आपने बनाया है, एक तो क्या होता है भाई, ये इसकी बात करेंगे तो आप पाई में लिख सकते हैं, किसी में भी लिख सकते हैं, डिग्री फिग्री में, तो ये 0 रेडियन 0 वो, फिर इसको आप चाहें रेडियन में तो π/2 लिख सकते हैं, या 90 डिग्री लिख सकते हैं। फिर इसको लिखेंगे तो पाई रेडियन या 180 डिग्री लिख देंगे। फिर इसको लिख देंगे 3π/2 रेडियन या 270 डिग्री, और यहाँ फिर आप लिख सकते हैं 2π या 360 डिग्री। खैर एनीवे, हम ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी बंदा मान लीजिए घूम कर ऐसे चला और यहां रुक गया आके, तो आप जान रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, कोई तकलीफ नहीं है भाई, तीसरे क्वाड्रेंट में रुका, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर कोई इसकी जगह एक चक्कर लगाने के बाद पहुंचा, ये ऐसे चला, एक चक्कर कंप्लीट और फिर आके रुका, तब भी उसकी वैल्यू वही आती है। यानी एक चक्कर जब कंप्लीट हो जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती हैं वो रिपीट मारती हैं, तो एक चक्कर लगाने के बाद डिलीट मार दो उसको, फिर फ्रेश स्टार्ट हो गया। तो ये चीज और ये 1 और 2 में कोई फर्क नहीं है। 1 2 का मतलब ये 2 और ये 1 एंगल में, दोनों एंगल सेम है। आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना? यानी कि अगर मैं कहीं लिखूं साइन थीटा, तो एक चक्कर लगाने के बाद, यानी एक चक्कर मतलब 2π प्लस थीटा कर दूंगा तो भी यही वैल्यू आ जाएगी। यानी जैसे ही आप एक चक्कर कंप्लीट करते हो वैल्यू रीस्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हैं? अब 2π के बाद अगर आप 2 चक्कर लगा देते हो, इसका क्या मतलब है कि साइन लिखा, अगर मान लो 2 चक्कर लगा दिए तो भी वैल्यू इसी के बराबर, एक चक्कर के बाद फिर 2 चक्कर फिर वही। यानी इस वाले एक्सप्रेशन को हम अब इस लॉजिक के तहत लिख सकते हैं कि साइन इसको मैं पहले लिख रहा हूं
2n थीटा, यानी ये 2 पाई इंटू एन, तो मैं इसको रुको ऐसे लिखूं, n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, ये वैल्यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। 2 पाई का चक्कर, अब इसको लिखते ऐसे हैं हम लोग नॉर्मली, 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब कोई भी, ये 6 के लिए एप्लीकेबल है, मैं एक के लिए नहीं 6 के लिए बता रहा हूं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर आप 2n पाई प्लस थीटा कर देंगे तो वो साइन थीटा या मतलब जो भी है उसी के बराबर आ जाएगा। जैसे मैं लिखूं यहां साइन 60 डिग्री, या मैं लिख दूं साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, वैल्यू दोनों की बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं एक चक्कर लगाने के बाद। ऐसे कितने भी चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। खैर अब यहां पे देखते हैं, ये जो बात यहां लिखी है, इसी बात में यहां देखिए साइन, वही बात समझाने की आपको कोशिश की है कि यहां पर 2n पाई प्लस थीटा tan थीटा, 2n पाई वो रिपीट मार देगा, 30 है तो 360 प्लस 30 है, 2 इंटू 316 30। एक चक्कर कंप्लीट हो, 2 चक्कर कंप्लीट हो, उसके बाद रीस्टार्ट हो जाना है मामला। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये इस तरह से कितने भी चक्कर आप लगा रहे हो मामला बन जाएगा। अब दूसरी बात, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग करते हैं। इसमें क्या है कि इस 4 क्वाड्रेंट में जो बीच का एंगल, मतलब कहीं घूम के कहीं रुके, तो वो एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, उसकी हम बातचीत कर रहे हैं। और यहां शायद पहले लिया गया है लेटा वाला टर्म, ये है ठीक। अब ये जो लिखा होता है ना, ये दिमाग पे जोर डालता है, तो आप इसको किनारे लगा दीजिए, हम जो बता रहे हैं वो पकड़िए अब, क्योंकि डेफिनेशन तो ऐसे, ये मतलब क्या है, मतलब ये कि जो लेटी हुई लाइन है एक्स एक्सिस, अगर किसी का कैलकुलेशन एक्स एक्सिस से प्लस थीटा या एक्स एक्सिस से माइनस थीटा जा रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, साइन का आंसर साइन ही आता है, बस ये साइन देख लेते हैं ये प्लस है कि माइनस। वो कैसे देखेंगे, ASTC से। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर ये एक्स एक्सिस यानी लेटी हुई लाइन, मतलब इसको ऐसे याद रखिए, जो आदमी लेटा हुआ है वो परिवर्तन नहीं कर सकता, आलसी है, तो इसने साइन का साइन, कॉस का कॉस, जो है जिसका वही आ जाएगा। और इसको 2 पार्ट में आंसर तोड़िए, एक पार्ट में तो साइन थीटा लिखना और दूसरे पार्ट में प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। तो ये प्लस माइनस लगाने वाली चर्चा, इससे देखते हैं कि एंगल कहां है। जैसे पाई प्लस थीटा है, तो पाई प्लस थीटा का मतलब है तीसरे क्वाड्रेंट में चले गए आप, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगाया है। इसको, इस ऑपरेटर को देख के यहां से ठोक देंगे साइन। ये किस एंगल में, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहां तक है, माइनस थीटा नहीं चौथे क्वाड्रेंट में, तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस होता है इसलिए माइनस लगा दिया। इसमें देखिए पाई माइनस थीटा, पाई यहां तक आए और माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा इसलिए पॉजिटिव लगा दिया। बात पकड़ में आ रही है ना, इसी तरीके से ये कर दिया है, समझ रहे हैं। तो चाहे ये लेटी हुई लाइन में पाई वाला पोर्शन आवे, चाहे 2 पाई वाला पोर्शन आए, देखिए यहां लेटे का मतलब ये 2 पाई भी इंक्लूड किया गया और पाई भी इंक्लूड किया गया। जैसे कुछ एग्जांपल्स और दे देते हैं आपको हम, जिससे ये आपको बड़ा मजा भी आएगा, सोते में कोई जगाएगा तब भी आप गलत नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पर आपने ये फॉर्मूला टाइप समझा है, ASTC, और ये लेटी लाइन का मतलब होता है ये 0 रेडियन या पाई रेडियन या यहां 2 पाई रेडियन की बातचीत की जा रही है एक चक्कर में। अब अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 10 पाई प्लस थीटा, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, 10 में लेटी लाइन का मतलब एक्स एक्सिस आ गया तो चेंज नहीं होगा, तो मैं 10 थीटा तो पहले लिख देता हूं पहला पार्ट, दूसरा ये प्लस है कि माइनस, तो 10 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है इसलिए इसका आंसर आ गया प्लस 10 थीटा। देखिए कितनी बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं आपको। और देखते हैं, अब यहां पर इसी 10 थीटा का मामला मान लीजिए कर देते हैं 10 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई आ गया, फिर लेटी लाइन आ गई, भाई इसी से जोड़ना घटाना चल रहा है, तो फिर कोई चेंज नहीं, तो इसका आंसर आएगा 10 थीटा। और साइन अभी देख के लगाते हैं, अभी किस क्वाड्रेंट में एंगल है, 2 पाई में थीटा, 2 पाई यहां तक गए, माइनस थीटा यहां चौथे क्वाड्रेंट में तो 10 निगेटिव होता है, इसके अंदर माइनस आ गया। 2 मिनट में काम खत्म। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए कितना तरीके से कर लेंगे आप। मैं कॉस ले लेता हूं,
कॉस ले लीजिए। अब इस लेटी लाइन में ये तो मैं पाई टू पाई चला रहा हूं, कितने भी चक्कर करा सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं 4 पाई प्लस थीटा, इसका बताओ। तो 4 पाई का मतलब क्या है, 2 चक्कर लगा चुके हैं, 2 पाई यहां फिर 2 पाई यहां, गिरे तो आप यहीं लेटी लाइन ही पिक्चर में है ना, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया। माइनस है कि प्लस, क्योंकि 4 पाई यहां आओगे, प्लस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, प्लस आंसर आ गया। 2 स्टेजेस में करना। पहला स्टेज, अगर लेटी लाइन या एक्स एक्सिस पिक्चर में है तो कॉस का आंसर कॉस, पहली पार्ट कंप्लीट। यहां माइनस प्लस कैसे आएगा, एंगल एएसटीसी से, कहीं कोई लफड़ा ही नहीं है। उम्मीद करते हैं ये आप अच्छे से पकड़ पाए होंगे। अब दूसरी बात आती है जब खड़ी लाइन पिक्चर में आती है। ये देखिए, ये यहां पे खड़ी लाइन का मतलब वाई एक्सिस। अब ये जो आदमी खड़ा हुआ आदमी है वो जीवन में चेंज करता है, परिवर्तन लाता है। तो परिवर्तन आएगा, यानी पहले जो साइन का साइन आंसर था वो साइन का साइन आंसर नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां साइन का आंसर हो जाएगा कॉस। कन्वर्जन वाली बात यहां लिखी कि नहीं, अभी नहीं लिखी इसमें। तो इसमें जो कन्वर्जन होता है, साइन का कॉस में होता है, कॉस का साइन में होता है, टेन का कॉट में होता है और कोसेक का सेक में होता है। ये पकड़े रहिए। तो ये चेंज होगा, बाकी एंगल वैसे ही लगेंगे। फिर से हम करके दिखा रहे हैं, समझ पाए। ये लाइन जो खड़ी वाली है, ये जब पिक्चर में आएगी तो चेंज लाएगी। मैं करके दिखाता हूं तभी ज्यादा मजा ले पाएंगे। ये कभी नहीं भूलेंगे अगर एक बार दिमाग लड़ा के मेरी बात समझ लेंगे तो। फिर कुछ एग्जांपल लगा लेंगे इसके। देखिए यहां पर अगर जो मैंने आपको बताया, ये लाइन पिक्चर में एएसटीसी लिख लो, जैसे दिमाग में ताजा रहे। अब यहां पर आप जैसे लिख रहे हैं साइन पाई प्लस थीटा, सपोज पाई नहीं लिखना है, मैं खड़ी लाइन लेना है। तो पाई, ये जो एंगल होता है ये पाई बाई 2 होता है और ये 3 पाई बाई 2 होता है। और पहले चक्कर की बात करें तो ये दोनों एंगल हमको लेने हैं, तब खड़ा लाइन पिक्चर में आएगी। तो अगर मैं यहां पर कर दूं साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2, ये पिक्चर आएगी 3 पाई बाई 2 में जोड़ना है। तो ये क्योंकि ये खड़ी लाइन या वाई एक्सिस पिक्चर में साइन का कन्वर्जन कॉस में हो जाता है, तो ये आएगा आंसर कॉस थीटा। और ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये साहब है चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में इसका देखते हैं साइन प्लस होता है कि माइनस, माइनस होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा के बराबर। कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा के बराबर। उम्मीद करते हैं ये आप एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर देखिए 10, ये साइन के लिए कॉस का ले लो, कॉस ले लिया और कॉस में मान लो पाई बाई 2 लिख दिया, पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्योंकि ये पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन है तो कॉस का चेंज होगा साइन में, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। बाकी जो बचते हैं वो आपस में एक दूसरे को उल्टे वाले चलते हैं, 10 का कॉट, कॉट का 10 और बाकी बचा हुआ है। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 है तो पलट के साइन थीटा लिख दिया। और यहां पर किस क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 में जुड़ा है एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा दिया। अब देखिए इसका मैं जांच भी देता हूं। जैसे मान लीजिए कॉस पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में डाल देते हैं। वैसे आप डिग्री, चलिए मैं डिग्री में ही समझा देता हूं, कहां रिसर्च करें हम लोग। अब कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू, अब ये 90 प्लस थीटा होता है कॉस 120, तो कॉस 120 की वैल्यू निकालने में वैल्यू आ गई साइन 30, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस लग गया, तो माइनस हाफ इसका आंसर आ गया। देखिए वही कॉस 120 निकालेंगे माइनस हाफ आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये पकड़ पा रहे होंगे। तो जब भी वर्टिकल लाइन पिक्चर में आए आप साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, और ये साइन प्लस माइनस का एएसटीसी रूल से लगाते रहेंगे। अब इसमें आता है दूसरा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर माइनस थीटा आ जाए तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों तो सेम चलते हैं। सेम का मतलब बाकी छियों सेम है, ये आप पकड़े तो इसका एक ट्रीटमेंट अलग है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। उम्मीद करते हैं ये बात आप
अपने सिस्टम में ले पाए, समझ पाए। अब इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे ये ऑलरेडी यहाँ लिखा है, लेकिन मैं यहाँ साइड में करके आपको दिखाऊंगा जिससे पकड़ आपकी बन जाए। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -60 डिग्री। तो देखिए जो कॉस है, अब हमें ये पता था कि जो कॉस माइनस थीटा होता है इसकी वैल्यू तो प्लस कॉस थीटा आ जाती है, या कॉस थीटा सिंपली लिख दीजिए। तो अगर मैं लिखता हूं कॉस -60 डिग्री, तो ये कॉस 60 डिग्री हो गया ऑटोमेटिक अपने फॉर्मूले से, कोई तकलीफ ही नहीं है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 डिग्री होता है आधा। ये तो बेसिक है इसलिए याद है, आप भी याद रखिए, हाफ इसका आंसर आ गया। और अगर इसको निकालना चाहो, देखिए खैर इसको निकालेंगे क्या 60, तो याद ही रखना पड़ेगा, नहीं सब कुछ कहाँ निकालते फिरेंगे। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए कॉस -60 की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी यहाँ आ गई। अगला देखते हैं, मेरे ख्याल से आप पकड़ पाए होंगे इस सवाल को। फाइंड द वैल्यू ऑफ 210 डिग्री। अब 210 डिग्री में ASTC वाला शायद यहाँ बनाया था मैंने, ये पहले बना लिया, जिससे हमें ये अभी सीख रहे हैं तो रेफरेंस लेने का मौका मिले। अब tan 210 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए tan आप एक तरीका लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं tan 3π/2 कितना 270 वाला भी ले सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 270 डिग्री -60 डिग्री, कोई ले लीजिए, आंसर चेंज नहीं होता है। अब यहाँ 180, ये लेटी वाली लाइन आ गई 180 डिग्री, तो ये लेटा वाला महाराज है, कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री। और किस क्वाड्रेंट में है? तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे में माइनस होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ वैल्यू लग गई प्लस, और tan 30 होता प्लस 1/√3, ये आंसर आ गया। इधर से भी निकालो वही आएगा, tan 270 -60, 270 में पलट जाता है तो tan का हो जाएगा cot 60 डिग्री। अब ये tan 270 -60 प्लस होता है तो ये प्लस cos 60 डिग्री हो गई। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है अगेन 1/√3। ये देखिए आंसर है। किसी भी तरीके से निकालेंगे कहीं गड़बड़ नहीं होगी, ये इस तरह से निकाला हुआ है। ये इसलिए कि आप ये वैल्यू कहीं निकालनी हो तो आराम से निकाल सकें। एक और सवाल लेते हैं sin 300 की, ASTC भी बना लो, पहले आ गया ये। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको कनेक्ट हो पाए आप। अब sin 300 लिखा हुआ है, तो एक बंदा इसको लिख सकता है sin 270 + 30 डिग्री, और एक आदमी लिख सकता है sin 360 -60। इसमें फायदा क्या है? चेंज नहीं करना पड़ता अगर पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़े हो। इसकी किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये 4th क्वाड्रेंट में, तो आप बदलना है नहीं, 360 तो x एक्सेस वाली है, तो आ गया sin 60, बदली नहीं, और चौथे क्वाड्रेंट में माइनस आता है तो माइनस लगा दिया, ये माइनस उसी में मिल गया। ये माइनस sin 60, और माइनस sin 60 होता है माइनस आधा, sin 360 -60, तो ये हो गया sin, बदला नहीं है, sin 60 डिग्री, sin 60 हो तो √3/2। अब यहां पे इसको sin 270 + 30, लेकिन यहां cos आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? cos 30 डिग्री और माइनस cos 30 डिग्री। कुछ उल्टा कहीं लिख गए हैं क्या? cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 माइनस, ठीक लिखा हुआ है, तो माइनस √3/2, ये यहां पर शायद ये वैल्यू। अब उम्मीद है समझ में आया होगा। ये किसी भी तरीके से आप करेंगे आप आंसर आएगा ही, और ये ट्रिक बड़ी अच्छी ट्रिक है, काफी मदद करती है आपकी। अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री जैसे, तो कितना सरल। अब इसको आप लिख सकते हो 90 + 30, यहाँ लिखा ही है शायद मैंने, तो आ गया 120, और 90 क्योंकि वर्टिकल लाइन है पलट जाएगा तो cos का साइन में आ गया sin 30 डिग्री। ये है सेकंड क्वाड्रेंट का मामला, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आता है cos, तो माइनस sin 30 डिग्री, तो -½ हो गया।
cos 180 माइनस 60 पकड़ लो, तो यहां पर माइनस cos 60 डिग्री हो गया, ये माइनस हाफ के बराबर हो गया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, कोई भी चेंज यहां नहीं हुआ। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो याद भी रहेंगे आपको, ये जगह जगह इस्तेमाल होते रहते हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी लगेगी आपके फिजिक्स में, इतनी शुरुआती दौर में आप जान लेंगे तो काफ़ी मददगार हो सकता है, होगा, हो क्या सकता होगा। अब यहाँ पर कुछ मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लिख देते हैं जो आप ध्यान से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज या फॉर्मूलीज, जो भी आप बोलते हो, मैं फॉर्मूला ही लिख के छोड़ रहा हूं। ठीक, पहले आता साइन ए प्लस बी वाला, तो साइन ए प्लस बी में साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो कई बच्चे कलाकारी कर देते हैं कि वो पता लगा साइन ए प्लस बी को कभी कभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं साइन ए और इसको लिख देते साइन बी। ये कृपया ना कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक फंक्शन होता है, ये कोई मल्टीप्लाई, साइन कोई चीज होती ही नहीं। साइन मतलब तो सिन मतलब पाप, तो ये लिख दोगे तो पाप हो जाएगा। तो आप समझे ना मेरी बात। तो यहां पर ये नहीं लिख देना कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि SIN सिन अपने आप में इंग्लिश का वर्ड तो हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है। साइन के साथ एंगल होना जरूरी है, इसलिए इसका ये मत कर देना, समझ गए होगे जो बता रहे हैं। अब इसी में अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस में क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस का माइनस आ जाता है। साइन में माइनस वही बना रहता, माइनस नहीं, मतलब पहले मैं साइन का ही लिख देता हूं, जैसे आप और बेहतर समझ सकते हैं। मैं साइन ए माइनस बी ठोक देता हूं यहां, साइन ए माइनस बी। तो साइन में प्लस का देखिए प्लस है, माइनस का माइनस आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, जब आप कॉस लेंगे तो उल्टा आता है। अब हम लेते हैं मान लीजिए तीसरे नंबर पे कॉस ए प्लस बी, इसमें क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और क्योंकि ये प्लस है इसलिए बीच में आ जाता माइनस, उल्टा, फिर साइन ए इंटू साइन बी। ये देखिए ये साइन ए कॉस बी है, ये दोनों साथ साथ चल रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नंबर 4 कॉस ए माइनस बी, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस का उल्टा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब एक टेन का भी सीख लीजिए, साइन कॉस टेन, जो ए प्लस बी वाला फॉर्मूले हाथ लग रहे हैं। अब नंबर 5वें पे टेन का पकड़ लेते हैं, अगर कहीं टेन ए प्लस बी है, टेन ए प्लस बी, तो उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे कहीं पर इसी के एग्जाम्पल में मान लीजिए कहीं निकालना हो 45 डिग्री कहते हैं क्या, 45 क्या कहोगे, ए प्लस बी मान लो 30 प्लस 45 है, 75 डिग्री निकालना पड़ जाए, तो आप इसी तरह लगा के निकाल लिया। निकाल नहीं रहे आप, निकाल सकते हैं। इसको क्या लिख दोगे, 1030 प्लस 1045 अपॉन 1 माइनस 1030 इंटू 1045। आप जानते हैं कि 1030 होता है 1 अपॉन रूट 3, 1045 1 होता है 1 अपॉन रूट 3 इंटू 1। अब आसानी से चलो 1 प्लस रूट 3 कैलकुलेट भी कर लो, और ये रूट 3 माइनस 1, सिंप्लीफाइड वर्जन में रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1। ये वैल्यू किसकी है, 75 डिग्री की, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये 75 थी। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो जहां भी मौका पड़े। अच्छा, इसी में दोनों अगर सेम आ जाए, उसके भी फॉर्मूले आगे होंगे, भी मैं लिख के दिखाऊंगा। तो छठे नंबर की बात करें, अगर आ जाए 10a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में प्लस था, प्लस में माइनस था, इसी का उल्टा ऊपर माइनस कर दो,
10a माइनस 10b और नीचे आ गया 1 प्लस 10a 10b इंटू 10b। ये a प्लस b वाले कुछ फॉर्मूले हैं और इसी से आप निकालने लगे। जैसे मान लो 10 2a लिख दें, a प्लस a, तो ये a प्लस a 2a आ जाएगा और यहां जगह 10 स्क्वायर है। दिख रहा है? अगर इसी को फॉर्मूले को मैं यहां पर आपको लिखूं फिर से एक बार कि कहीं जैसे लिखा है 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b, ये रखना नहीं है, याद कर लेना है आपको, 10a इंटू 10b। अगर कहीं पर 10a प्लस a हो जो कि 2a के बराबर हो जाएगा तो यहां लिखोगे 10a, फिर लिखोगे 10a, यहां लिखोगे 1 माइनस 10a और यहां फिर लिखोगे 1 अप 10a। तो ये 10 2a का वैल्यू आ गया 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला टाइप बन गया, इसको हमें याद रखना चाहिए। खैर, एक फॉर्मूला ये याद रखो। आगे पकड़ते हैं, साइन 2a आ जाए तो साइन 2a आपने काफी याद कर रखा होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब जो कॉस 10 2a का हमने बता ही दिया, फिर से लिख दो उसी के नीचे। खैर, ये कौन सा नंबर था पीछे, 6 के बाद 7 नंबर और ये 8 नंबर। 10 2a का मतलब 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ये वैल्यू है। 9वां नंबर cos 2a की बात करें तो cos 2a में कई फॉर्मूले होते हैं, 3 करीबन। cos 2a को एक लिखते हो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इसी में cos 2a को दूसरा लिखते हो, cos के फॉर्म में लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, और अगर आप लिखोगे साइन के फॉर्मेट में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहां देखिए जो एंगल है उसका आधा एंगल यहां आ रहा है, बाकी तो मेरे ख्याल से ठीक है। इसी से कई बार क्या करते हैं हम लोग, जिसे 2 cos स्क्वायर वगैरह की वैल्यू रखनी तो उसी से घुमा के निकाल देते हैं। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आप इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 प्लस, इसको इधर ले लो तो 1 प्लस cos 2a को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर है, 2 cos। अच्छा, a की जगह ये 2a की जगह a अगर कर दें, देखिए यहाँ पे ये कई जगह यूज हो जाता है फिजिक्स में। अगर मैं यहाँ a कर देता हूँ, ये यही फॉर्मूला है, बस ये 2a की जगह हमने a कर दिया है, तो इसकी जगह आधा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये कहाँ गया 1 प्लस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए, ये 2 के फॉर्म में आ जाएगा तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं, फिजिक्स में लगते रहते हैं। इतना भी अगर आप बेसिक फिजिक्स में कम से कम जो बताया मैंने पूरा उतना आप कम से कम कर लेंगे तो आपका फिजिक्स में कम से कम बेसिक मैथ्स इंक्लूसिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपकी गलतियां नहीं होंगी। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके काम आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बेटा।